पैनलिस्ट हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। जो हमारे साथ हैं आज कराची से हमारे साथ हैं अजीम हुसैन साहब, जो कि वाइस चेयरमैन हैं कराची ब्रांच काउंसिल के, और वो प्रैक्टिस में अजीम हुसैन एंड कंपनी के नाम से प्रैक्टिस भी करते हैं। लाहौर से जो लाहौर ब्रांच के सेक्रेटरी हैं दैट इज़ अब्दुल रज़ाक साहब, और वो भी इन प्रैक्टिस हैं, और वो नवीद ज़फ़र, इशफाक जाफरी एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हैं। देन वी हैव आदिल अमीन साहब, जिन्होंने भी हमें ज्वाइन नहीं किया, आई होप कि शॉर्टली वो कर लेंगे, वो भी प्रैक्टिस में हैं, और शहजाद आदिल एंड कंपनी के नाम से उनकी प्रैक्टिस है, एंड ही इज़ चेयरमैन इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल। फ्रॉम फैसलाबाद वी हैव विद अस शाहिद इरशाद साहब, जो कि सितारा केमिकल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स हैं। इन एडिशन टू दैट ही इज़ member Faisalabad branch council. Then we have from Multan Muhammad Waqas Khalid sir, who is CEO Waqas and Company Chartered Accountants. Then we have from वकास साहब, हम भी हमारे मेंबर हैं मुल्तान में क्वालिटी एश्योरेंस बोर्ड के। जुल्फ़िकार अली साहब हैं हमारे साथ पेशावर ब्रांच से, मेरे ख्याल अभी उन्होंने ज्वाइन करना है, ही CFO वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कोहाट। फिर कोयटा ब्रांच से भी हमारे साथ मोहम्मद मुनीब साहब हैं, जो कि एम्स कंसल्टेंट के नाम से प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि मुनीब साहब मैंने ये नाम सही लिया है। और इस्लामाबाद में मेरे साथ इस वक्त शहजाद मलिक साहब मौजूद हैं और नईमुद्दीन साहब मौजूद हैं, दोनों प्रैक्टिसिंग मेंबर। तो सबसे पहले हम इस सेशन को हम इस तरह चलाएंगे कि हम सबसे पहले व्यूज़ लेंगे जो हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट हैं, कि उनका क्या व्यू है इस बजट के बारे में, क्या उन्होंने की पॉइंट्स, जनरल एक व्यू होगा। दैन स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं सेल्स टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। स्पेशली हमने ये डिस्कस किया तो हमें ये समझ आई कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा मेंबर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एंड देन जिस तरह हमें टाइम मिलेगा हम साथ साथ आपके क्वेश्चंस को भी एड्रेस करते रहेंगे, और उसके अलावा कोई अगर हमें टाइम मिला तो हम और भी डिस्कशंस कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले जाता हूँ फैसलाबाद चलते हैं, जहाँ पे शाहिद इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शाहिद साहब, व्हाट डू यू थिंक कि इस बजट का आपने सुना, आप इंडस्ट्री में हैं और आप फैसलाबाद में हैं जो टेक्सटाइल का हब है और एक्सपोर्ट सेक्टर का भी हब है, तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं बजट स्पीच से ओवरऑल जो अभी तक डॉक्यूमेंट्स आपने रिव्यू किए? शाहिद साहब अनम्यूट प्लीज़ कर लीजिएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Anjal sahab, first of all, I would like to congratulate you people कि आप लोगों ने इतने शॉर्ट नोटिस पे इतना ज़बरदस्त सेशन अरेंज किया है, एंड दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक एनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान। तो अब कमिंग टू द पॉइंट सर कि बजट अगर हम इसको दो एंगल से देख सकते हैं कि ये जो बजट है कन्वेंशनल बजट है कि या कोई जो है नॉन कन्वेंशनल बजट है, तो इट्स नॉर्मली जिस तरह से पिछली सारी गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, ये भी एक बड़ा जो है कन्वेंशनल बजट है और स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। कोई नया कोई रिफॉर्म्स वाला इशू, कोई नई रिफॉर्म या कोई नई स्ट्रक्चरल चेंजेस इसमें हमें देखने को नहीं मिली। हाउएवर कुछ स्टेप्स लिए गए हैं कि जिसमें अब आपने जैसे फरमाया कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स हमारे जो मेंबर्स का एरिया ऑफ अच्छा इंटरेस्ट हुआ करता है हमेशा। तो अब इनकम टैक्स में, सेल्स टैक्स में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन्होंने करने की कोशिश की हैं, लेकिन वो भी मोर लाइक जो है स्टेटस को ही मेंटेन करने की कोशिश है। और कहीं अगर एडजस्टमेंट आई है, जैसे हम आगे जब आप चलेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि ज़्यादातर इन्होंने जहाँ जहाँ पे इन्फ्लेशनरी जो इफेक्ट देना था वही इन्होंने पास ऑन करने की कोशिश की। तो बाकी जहाँ तक आपने फरमाया कि मैं फैसलाबाद से हूँ, इंडस्ट्रियल हब है और यहाँ पे एक्सपोर्टर्स जो हैं ज़्यादा यहाँ पे मतलाई करते हैं। तो फॉर एक्सपोर्टर्स और फॉर इंडस्ट्री आई थिंक कोई नया इसमें बजट में नहीं है। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि स्टेटस को बजट है और उसी को ही नॉर्मलाइज इन्होंने करने की कोशिश की है। जो एक चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्पेशली इंडस्ट्री के लिए कि किस ऐसे स्टेप्स होंगे कि जिससे इंडस्ट्री को बूम आएगा या मेरे एक्सपोर्ट्स को बूम आएगा। तो मैं तो कम अज़ कम इसमें ऐसी कोई चीज़ भी ढूंढने में नाकाम रहा हूँ।
entirely status quo budget. Thank you, Shah Saab. With these views, I will move to Karachi, जो कि हमारा another बहुत mega industrial hub है. Azim Saab, initial thoughts on the budget. हमारे very senior member. शुक्रिया अतर साहब. और यस, जैसे अभी शाही साहब ने भी फरमाया, बजट वैसे तो एक वैसे ही टफ टाइम होता है हम सब लोगों के लिए, लेकिन इस दफ़ा बजट जिन सर्कमस्टांसिस में आ रहा है, जिस चैलेंजिंग टाइम पे आया है कोविड वायरस की वजह से, तो बहुत ज़्यादा लोग इस बजट की तरफ और ज़्यादा देख रहे थे. अब बजट अनाउंस करते वक्त लिमिटेशंस कुछ अपनी जगह होती हैं, और अब इस चैलेंजिंग टाइम में ये लिमिटेशंस और भी हमारी, जैसा आपने देखा कि पिछले 6 महीने 4 महीने में हमारा टैक्स टारगेट भी नहीं अचीव हो पा रहा. एक तो वैसे ही नहीं हो पा रहा था, फिर कोविड ने उसके ऊपर सितम किया, तो बिल्कुल ये मज़ीद रिवाइज़ करना पड़ा हमें. अब बजट हमारा जाहिर है पिछले सालों की तरह इस साल भी डेफिसिट बजट है. अब डेफिसिट बजट में जहाँ पे अब हम अपने रेवेन्यू टारगेट्स रखते हैं, जो 6.2 ट्रिलियन हमने इसमें रखा हुआ है अपना, टैक्स रेवेन्यू 4.95 और फिर उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू. तो अब जब ये हम रखते तो हैं, लेकिन इसमें से मसला ये होता है कि बहुत सारे हमारे एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिशनरी होते हैं, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, लेकिन कुछ नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता है, जो हमें करना ही होता है. तो मिसाल के तौर पे NFC अवार्ड है, प्रोविंस का जो शेयर हमें देना है वो एक स्पेसिफाइड रेट पे देना ही है. फिर इसी तरह जो हमारे कुछ दूसरे एक्सपेंसेस हैं, प्रोविंस शेयर के अलावा हमारी डेट सर्विसिंग है ख़ास तौर पे, जो हमें इन एनी केस करना ही है, और उसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल पेमेंट्स. तो अब जब ये दो चीज़ें हम कर लेते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी डेफिसिट में जा चुके होते हैं. तो नतीजा ये होता है कि जो हमें पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो हमें लोन लेके करना पड़ता है. यानी हम अपने पहली कोशिश तो हम ये करते हैं बजट में कि जो, क्योंकि नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस पे ही हमारा डेफिसिट आ चुका होता है, तो फिर ले दे के हमारी जो आरी चलती है वो PSDP पे चलती है और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे चलती है. तो पिछले सालों में भी यही पोजीशन थी, और ये अभी से नहीं, जाहिर है डिकेड लॉन्ग ये हमारा किस्सा है. तो 2006 और 7 में जो हमारा रेशो था PSDP एक्सपेंसेस का, वो 4.7 था हमारे इसका बजट का, जो कि अब कर्टेल होते होते 1.42 है. जो बजट अनाउंस हुआ इसमें PSDP अब सिर्फ 1.42 रह गया, और 650 अरब हमने इसके लिए रखे हैं सिर्फ. टैक्स बजट को, अच्छा जो बजट को अगर हम वैसे देखें तो इसमें हमारी जो इकोनॉमी, जो कल इकोनॉमिक सर्वे भी आया है, इसकी अगर हम कुछ बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जैसे कि -4% है, वो 0.4% है. और इसके अगर हम फैक्टर्स को एनालाइज करें तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ तो हुई है, पॉजिटिव है हमारी 2.7%, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी -2.6% है, जो जाहिर है कि इसमें इस लॉकडाउन ने भी अपना बड़ा रोल प्ले किया है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रिड्यूस होने. अब हमारा जो पोटेंशियल है वो जाहिर है हमेशा से रहा है, और अभी भी एग्रीकल्चर है जो कि इस दफ़ा भी ग्रोथ शो की है. और मेजर क्रॉप्स की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी राइस मार्जिनली वही रहा है, वीट में हमें काफ़ी बेहतरी आई है. शुगर केन फिर वो भी तकरीबन सेम रहा है. तो कॉटन में हमें जाहिर है थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन बहरहाल ओवरऑल हमने एग्रीकल्चरल ग्रोथ को इंक्रीज़ किया है. अच्छा, अब कमिंग टू टैक्स मेजर्स, तो जैसे इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की हम बात कर ही रहे हैं मेनली, तो जो पॉजिटिव पॉइंट इस बजट का है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, और दूसरी बात के रिलीफ मेजर्स हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की एफर्ट है जो नज़र आती है यहाँ पे. बहुत सारे विदहोल्डिंग टैक्स सेक्शंस का, जो कि भाई हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह तफसील से, लेकिन ये कर्टेल किए हैं. कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी रिड्यूस करने की कोशिश की है. तो
इट अपीयर्स टू बी, ऑल्दो कि अभी बड़ा कम टाइम हमें मिला है इसको एनालाइज करने में, और अभी हम आने वाले दिनों में इसको मजीद जाहिर है और फिर पोस्ट बजट सेमिनार्स में भी जाएंगे तो उसको देख पाएंगे। लेकिन फिल वक्त अगर हम सरसरी जायज़ा लेते हैं इसका तो काफ़ी बेहतर एफर्ट। जी अतर साहब। थैंक यू अजीम साहब। तो फैसलाबाद वालों को कुछ नज़र नहीं आ रहा, कराची में हमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, तो मुल्तान से ये ओपिनियन ले लेते हैं। ठीक है सर, तो मुल्तान में जो है वो हमें क्या नज़र आता है? वकास खालिद साहब हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया, आपने मुल्तान वालों को मौका दिया। असल में बात ये है कि जैसा कि अभी मेरे सीनियर साथियों ने फरमाया कि भाई ये एक स्टेटस को बजट जो है वो स्टेटस को ही है। थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वजह हमारे मुल्क के हालात है ना, वो स्टेटस को से थोड़ा सा हट के कन्वेंशनल हालात नहीं है। देखा जाए 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पेंडेमिक मुल्क में आ जाए, पूरी मईशत का पहिया जाम हो जाए। मेरा तो ख्याल ये है कि 71 की जंग में भी इतने बुरे हालात नहीं हो सके जितने के अब हो गए हैं, कि पूरी मईशत ही हमारी जाम हुई हुई है, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, इंडस्ट्री हमारी मुश्किल में है। तो ऐसी सूरत हाल में ये बजट को मैं समझता हूँ कि ये बहरहाल हुकूमत का एक अच्छा एफर्ट है, कि बहुत बड़ी बात है कि कोई नया इन्होंने टैक्स नहीं लगाया, इनकम टैक्स या सेल्स टैक्स, कोई खास कोई नई लेवी नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी बात है और एक अच्छा खासा ये रिलीफ है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुल्तान जो है वो ज़्यादातर टेक्सटाइल का और कॉटन जीनिंग का एरिया, तो यहाँ पर टेक्सटाइल के सिलसिले में भी इन्होंने खासतौर पे इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट के सिलसिले में कुछ रिलीफ देने की कोशिश की है। पहले भी ये इस सेक्टर के ऊपर हुकूमत ने डिफरेंट किस्म के स्टेप्स लिए थे, जिनको चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वगैरह ने भी अप्रिशिएट किया था। बाकी इनकम टैक्स में अभी मेरे मोहतरम साथी बताएंगे सारा, जैसा कि एरिया थोड़ा सा स्पेसिफाई किया था। सेल्स टैक्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सेल्स टैक्स में कोई ऐसा कोई बड़ा वो नहीं लिया गया, बल्कि वो जो आईडी कार्ड की जो शर्त है वो भी 50,000 से 1 लाख कर दी गई है। और सेक्शन 73 की अलबत्ता थोड़ा सा स्कोप को बढ़ाया जा रहा है। वो पहले ये था कि जी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो 1 साल में 10 केसेस जैसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को नहीं कर सकते थे। अब ये कहा जा रहा है कि ये इसका स्कोप बढ़ा दिया जाएगा और ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स ही नहीं, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर भी इस नेटवर्क में आ जाएंगे। इससे टैक्स बेस बढ़ेगी, थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी और जो फ्लाइंग इनवॉइसेस का इशू था वो भी ठीक होगा। ये मेरी गुजारिशात है। मेरा ख्याल ये है कि ये हाँ, अलबत्ता ये है कि सैलरीड पर्सन जो हैं उनके लिए कोई खास रिलीफ नहीं है, सैलरी नहीं बढ़ाई गई। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर आगे हालात बेहतर होंगे तो हुकूमत मजीद बेहतर कोई अच्छे स्टेप्स लेगी। थैंक यू। थैंक यू वकास साहब। तो ये सैलरी का तो एक्चुअली हमारे पार्टिसिपेंट्स पूछ भी रहे थे हमसे कि सैलरी वालों के लिए कोई रिलीफ है या नहीं है, तो ये आपने उस क्वेश्चन को भी एड्रेस कर दिया कि जी अभी जो है वहाँ पे हमें कोई रिलीफ नहीं मिल सका सैलरी वालों को। डेफिनेटली इट्स अ बिग क्लास इन पाकिस्तान। तो मीनवाइल हमारे भी बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ हमें वहाँ से फीडबैक आ रहा है कि वहाँ कुछ कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। तो हम, मेरा ख्याल है कि बैक टू फैसलाबाद। तो मैं शाहिद साहब आपसे ये जो आपका थोड़ा सा था भी, हमें पता भी लगा कि यू आर नॉट हैप्पी, तो ये ज़रा बताइएगा कि जो एग्जम्पशन सर्टिफिकेट और रिफंड्स के बारे में कुछ इन्होंने इस दफ़ा स्टेप्स लिए हैं, वो क्या चेंजेस हैं और हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट आवर बिजनेसेस? जी, इसमें एक अब बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है तो सब, तो ये है कि लास्ट ईयर जो बजट आया था उसमें जो अपना एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 148 है इंपोर्ट पे, उस पे अब बात की थी, इशू को एड्रेस किया था कि एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन हुआ करेगा और एक टाइम फ्रेम उसके लिए स्पेसिफाई कर दिया गया था। तो उसी आइडिया को ही आगे लेके चलते हुए इन्होंने सफाई की है बजट में कि जितने भी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट्स हैं वो जब हम चूँकि ऑनलाइन अप्लाई होते हैं आजकल सारे, तो अब एक कमिश्नर हैज़ बीन मेड बाउंड टू इशू दो सर्टिफिकेट्स विद इन 15 डेज। और ये एक पॉजिटिव चेंज है, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज सिर्फ इस वक्त जो जो हमारी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, सिर्फ उन्हीं के लिए है। एंड वी होप कि ये इसका दायरा कार आगे भी बढ़ाया जाएगा बाकी इंडस्ट्री के लिए भी और बाकी टैक्स पेयर्स के लिए भी। तो लेट्स सी, हिस्टोरिकली 148 वाले भी जो अपना एग्जाम सर्टिफिकेट्स हैं वो जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम में इशू नहीं हो पा रहे फॉर वन रीजन और अनदर,
ऊपर अच्छा आपको पता है टैक्स मशीनरी उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाने की मास्टर है। तो लेकिन आई वॉश के तौर पे बहरहाल जो एक बड़ी देर से चैम्बर्स की सारों की रिक्वेस्ट थी कि जी जितने एग्जामिशन सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप सारों को ऑटोमेट कर दें, वो सिर्फ जो है पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए इसको ऑटोमेट कर दिया गया। जी ठीक हो गया तो सर। अच्छा ये मुझे भी याद है कि लास्ट टाइम जब मैं और प्रेसिडेंट जिस वक्त हम बजट से पहले गए थे एफबीआर, और उस वक्त शब्बीर जैदी साहब चेयरमैन थे, उस वक्त भी उन्होंने कुछ के पास उनके पास काफ़ी इसमें कुछ सजेशन थे जो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, और उनका ये ख्याल था कि हम इसकी जो वेरिफिकेशन है कि वो जो लॉ की रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं, ये हम आउटसोर्स कर दें प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स को। बट ये हो नहीं सका। लेकिन इस दफ़ा हुकूमत के लेवल के ऊपर कुछ इसके ऊपर थिंकिंग ज़रूर है कि ये एक इशू है। और मैं जब 93 में मैंने जब टैक्स प्रैक्टिस स्टार्ट की, और उस वक्त जब हम जाया करते थे उस वक्त भी एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट्स के काफ़ी मसले मसाइल होते थे, और वो 3 ऑफिसर से गुजर के वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखा करता था, फिर वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाती थी, फिर एडिशनल कमिश्नर के पास जाती थी, फिर कमिश्नर साहब उसको सर्टिफिकेट इशू किया करते थे। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, सिर्फ हुआ ये कि ये सारी चीज़ों जो थी वो ऑटोमेटेड हो गई, सिस्टम में चली गई, रिपोर्ट्स उसी तरह बन रही हैं। अब इन्होंने जो इसको 15 डेज का टाइम इसमें दिया है, तो एटलीस्ट फॉर पब्लिक लिस्टेड कंपनीज लेट्स होप कि ये कोई प्रैक्टिकली इसमें वो ऑटोमेटिकली इशू कर देगा। ठीक है, कमिश्नर के पास पावर ज़रूर होती है कि उसको बाद में विड्रॉ कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव चेंज है और इसका कोई ना कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन फील्ड फॉर्मेशन इसको कैसे देखती है, इसको कैसे यूज़ करती है, ये वक्त ही बताएगा। अरे भाई बहुत खूबसूरत आपने एनालिसिस किया है। पहले जो थे 3 ऑफिस हुआ करते थे, फील्ड ऑफिस आया, एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस आया, कमिश्नर ऑफिस आया। अब मजे की बात ये है सर कि अब अक्सर केसों में चूंकि टारगेट जो है वो चीफ कमिश्नर जाके फेस करते हैं एफपीआर में, तो अब सर चौथा ऑफिस भी इन्वॉल्व हो गया। वह चीफ ऑफिस भी, हालांकि उसका कोई रोल नहीं है इशुएंस ऑफ जितने एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन बड़ी कंपनीज को एग्जामिशन देते हुए नॉर्मली और अब अनफॉर्मली जो कमिश्नर साहब हैं ये अब जो चीफ ऑफिस को भी ये लूप में लेते हैं। तो प्रैक्टिकली हम वहीं खड़े हैं। जो आपने 93 की जो बात बताई बड़ी रेलेवेंट है अभी तक, और एक स्टेप आगे जाने की बजाय हम प्रैक्टिकली एक स्टेप पीछे चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अजीम साहब, आपसे जो है विद होल्डिंग के अंदर इन्होंने इस वक्त काफ़ी सेक्शंस डिलीट किए हैं, उसके ऊपर ज़रा हमें एनलाइटन कीजिएगा कि वो कौन कौन से विद होल्डिंग के सेक्शंस से जो अब अप्लाई नहीं होंगे। अच्छा, ये जो विदहोल्डिंग टैक्स, यस, विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम में बड़ी ज़्यादा इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। लेकिन मैं ज़रा सा पीछे जाऊंगा इसमें। जब ये 2001 का ऑर्डिनेंस आया था तो उसमें विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस थी जो बहुत ही कम कर दी गई थी, और वो सेक्शन 148 से, यानी इंपोर्ट से, फिर सैलरी, फिर डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन डेट, फिर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, फिर गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्राइजेस एंड विनिंग्स। तो ये 9-10 प्रोविजंस थी जब ये 2001 का ऑर्डिनेंस आया था। लेकिन फिर इसके साथ, और ये 13 सितंबर 2001 को आया था और अप्लाई होना था 1 जुलाई 2002 से। लेकिन इस दौरान में जब 2002 का फाइनेंस एक्ट आया तो जून के अंदर, जून 2002 में, यानी उस ऑर्डिनेंस की इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही उसमें एक चैप्टर इंक्लूड कर दिया गया ट्रांजिशनल एडवांस टैक्स प्रोविजंस, जो सेक्शन 231 से लेकर ऑनवर्ड्स था। अब ट्रांजिशनल क्या क्यों था कि वो वक्त के साथ, उस वक्त ये तय किया था कि ये वक्त के साथ ये विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन वो ट्रांजिशनल के में एलिमिनेट तो क्या ही होती हैं, उसमें इजाफा होता गया। और ख़ास तौर पे जो काफ़ी हद तक हंसी का बाइस भी बना लोगों का कि 236 अकेला 236 सेक्शन जो शुरू होता है तो वो फिर उसके बाद ABCDEFG वो पूरी ABCD हमें सिखा देता है, वो जो ट्रांजिशनल में इन्होंने अमेंडमेंट्स की और एडिशंस की। लेकिन अब इसको, जाहिर है ये एक डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट था, बिजनेस के लिए हार्डशिप्स क्रिएट हो रही थी, तो लिहाजा 236 में इन्होंने बहुत चेंजेस की और काफ़ी इन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस को एबॉलिश कर दिया। मिसाल के तौर पे एजुकेशन के जो ट्यूशन फ़ीस का था, आपका ट्यूशन फ़ीस वाले में एक बड़ी ख़ास की है, जो जाहिर है हम सब लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में और वहाँ पे विदहोल्डिंग हो रही है उनकी,
तो इसमें अब ये कर दिया पहली चीज़ कि अगर ATL के ऊपर किसी पेरेंट का नाम है तो स्कूल फिर उस पर विदहोल्डिंग नहीं करेगा। एक तो ये बात हो पड़ी। दूसरी, इसके अलावा कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जो सिरे से इन्होंने डिलीट कर दिए। 236R है, एजुकेशन रेमिटेंस अब्रॉड की है, स्टील मेल्टर्स के ऊपर, पेंशन फंड के विड्रॉल के ऊपर 156B है, 148 है, लोकल परचेज ऑफ कुकिंग ऑयल विड्रॉ कर दिया है इन्होंने। फंक्शन इन गैदरिंग्स के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स था, विड्रॉ कर लिया। केबल ऑपरेटर्स पे और इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो खैर वैसे भी लिमिटेड था बड़ा इसका स्कोप, टोबैको के ऊपर। फिर इसके बाद एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट इन्होंने अमेंडमेंट की है वो सेक्शन 153 में की है। 153 में जहाँ गुड्स सर्विसेज और की बात हो रही है, वहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट के लिए इन्होंने प्रेस्क्राइब पर्सन का लफ्ज़ यूज़ किया था। उस प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन में ये था कि अगर नॉन कॉर्पोरेट है, इंडिविजुअल और AOP है और उसका टर्नओवर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो वो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बन जाता था। तो इसकी लिमिट को इन्होंने अब 50 मिलियन से बढ़ा के 100 मिलियन किया है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सोल प्रोप्राइटर्स और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं जो इसकी वजह से इनके लिए बिजनेस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि कोई शख्स टैक्स कटवाने को तैयार नहीं था। तो ये अब इनकी प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन को इन्हांस कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, लिमिट को इन्हांस कर दिया है और डेफिनेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ 100 मिलियन से ऊपर वालों की टर्नओवर के ऊपर। ये एक चेंज में विदहोल्डिंग टैक्स में पड़ी है। फिर इसके अलावा अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं और विदहोल्डिंग होती है उसके ऊपर, लेकिन अगर आपने फॉरेन रेमिटेंस इन हुई है आपकी और उस एक्सटेंट तक अगर आप विड्रॉ करते हैं तो फिर उसके ऊपर कैश विड्रॉल के ऊपर आपका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। ये एक अच्छी मूव है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करने के लिए, फॉरेन रेमिटेंसेस को इनकरेज करने के लिए। जाहिर है फिर वो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर करने के अंदर काम है। एक और काम किया है गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ के ऊपर। जो प्रॉफिट ऑन डेट का आपने देखा होगा पिछले सालों में रेट इन्हांस होता रहा और जो कि अब तकरीबन नॉर्मल रेट के ऊपर 30% के ऊपर चला जाता है होते होते। लेकिन एक काम इन्होंने जो अब किया है गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर अगर प्रॉफिट ऑन डेट है तो उसको 10% के ऊपर कर दिया है। और अच्छी बात एक और ये की है कि वो 10% फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी हो। हज ऑपरेटर्स जो नॉन रेजिडेंट्स को पेमेंट करते थे वो पेमेंट अब उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। इसी तरह 200 सीसी की अगर मोटर व्हीकल्स हैं और दूसरी चीज़ अगर ऑक्शन के ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका टैक्स इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट किया जा सकता है। और जैसा भी शाहिद साहब ने बोला था कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट, ये एक बड़ी चीज़ है कि एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट विद इन 15 डेज़ इशू कर दिया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सहूलत अभी सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए लिखी गई है। तो मेरे ख्याल में कि ये इसको इन्हांस करें और एवरी टैक्स पेयर को ये एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट स्पीडीली मिल जाना चाहिए। इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्स के भी रेट्स को रेशनलाइज किया है इन्होंने कि अगर कैपिटल गुड्स हैं तो 1% के ऊपर विदहोल्डिंग होगी, रॉ मटेरियल्स हैं तो 2% के ऊपर होगी, और अगर फिनिश गुड्स इंपोर्ट्स हैं यानी कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं तो फिर 5.5% होगी, इररिस्पेक्टिव के वो स्टेटस क्या है इंपोर्टर का, वेदर इज़ कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट। तो इन्होंने ये कीपिंग इन टू द नेचर ऑफ इंपोर्ट इसकी कास्केडिंग कर दी है। तो ये मेरे ख्याल में अच्छा। एक और है विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स क्वार्टरली इन्होंने कुछ स्पेसिफाई कर दिए। तो ये चेंजेस हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स रिजीम में मेन आई हैं। जी थैंक यू अजीम साहब, आपने बड़ा अच्छा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आपकी बात सुन के आई रियलाइज़, क्योंकि मैंने काफ़ी साल टेलीकॉम्स के लिए काम किया है, तो वहाँ पे जो लाइसेंस होता है जो ऑप्शन से वो लेते हैं उसके ऊपर जो टैक्सेस है ना वो एट टाइम्स जो लाइसेंस फी होती है वो ओवर द इयर्स आपने पे करनी होती है। कुछ उसका पोर्शन अप फ्रंट होता है और बाकी आपने 15 ईयर्स का लाइसेंस है तो हर साल आपने पे करनी होती है। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम इनको आती थी। मेरे ख्याल में जो इन्होंने इंस्टॉलमेंट वाली बात की है ये उस चीज़ को भी कवर करना चाह रहे थे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी। और इसी तरह जो नॉन रेजिडेंट्स की उन्होंने बात की, जब नॉन रेजिडेंट्स को आप पेमेंट करते हैं तो उसमें से बहुत से लोग आपके एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे उस वक्त नहीं होते, आप फर्स्ट टाइम उनसे एग्रीमेंट करते हैं। तो उसका भी इन्होंने कहा है कि जी वो वहाँ पे भी काफ़ी हार्डशिप क्रिएट होती थी
कि अगर आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है तो उनका वो जो 100% का रेट बढ़ जाता था उसको भी इन्होंने रेस्ट्रिक्ट किया है कि जी अब वो नहीं बढ़ेगा अगर आप नॉन रेजिडेंट हो। तो मेरे ख्याल में ये कुछ बड़ी कंपनीज के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो जहाँ पे हमारे इंस्टॉलेशन की सर्विसेज वगैरह होती थी वहाँ पे भी इस किस्म के काफ़ी मसले आते थे, तो उसको भी इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो सर मुनीब साहब हमारे साथ मेरे ख्याल ज्वाइन कर चुके हैं। हमें आसिम साहब अगर आप उन्हें पैनलिस्ट बना सकें। आदिल अमीन साहब का रिग्रेट आ गया, उनका कोई थोड़ा सा फैमिली का कुछ है। मुनीब साहब का अभी भी कुछ इशू है, वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व, तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं मैं आपको कीपर देता हूँ। ठीक है। और जो है हमारे रजाक साहब लाहौर से, रजाक साहब का भी ज्वाइनिंग का इशू है, हम उनसे कोऑर्डिनेशन में है, चलिए कनेक्ट करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें फिर हम शाहिद साहब के पास दोबारा चलते हैं। शाहिद साहब जो एक इस दफ़ा चेंज आया है कैश पेमेंट्स के ऊपर और वो जो सिंगल अकाउंट पेमेंट्स के ऊपर, वो काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है और वो हमारे मेंबर्स को बड़ा हेल्पफुल होगी मेरा ख्याल ये जो बिजनेस करने में और फाइनेंस डिसीजंस में। जी बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज है साहब इसमें सेक्शन 21 है जिसमें सब क्लॉज एल एंड सब क्लॉज एम है। तो पहले मैं जो 21M को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ कि इस सेक्शन में हमें सैलरीज की पेमेंट को अप टू 15,000 पे रिस्ट्रिक्ट करता था कैश पेमेंट के लिए। तो कोई भी सैलरी जो 15,000 से ऊपर हुआ करती थी तो उसके लिए थ्रू क्रॉस चेक और थ्रू क्रॉस इंस्ट्रूमेंट जो था वो सैलरी की पेमेंट के लिए बाउंड थे हम। तो इस बजट में अब 21M में उन्होंने अपना जो बजट में चेंज करके तो ये जो थ्रेशोल्ड है इस चीज़ को थोड़ा सा हायर किया है, 15,000 से 25,000 है। इसका मतलब ये है कि अब हम 25,000 तक की जो सैलरी है वो हम अपने एम्प्लॉई को कैश में पे कर सकें। नॉर्मली होता ये है कि जो आपका छोटा स्टाफ है, जो क्लरिकल स्टाफ है या जो हमारे ऑफिस बॉयज हुआ करते थे, उनको ये सैलरी अगर 15,000 आपको पता है सैलरी जो 17,500 होगी हुई थी, तो अपना अच्छा इंडस्ट्री के लिए तो प्रैक्टिकली हो ये रहा था कि कैश की सैलरी आप किसी को भी पे नहीं कर रहे थे। सारों के लिए जो था वो क्रॉस चेक हुआ करता था या थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर था। तो खैर ये एक अच्छी चेंज है कि और बेसिकली इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को इन्होंने इस चीज़ में अकोमोडेट किया है। और दूसरा जो आपने फरमाया जो तो सैलरी क्लास के लिए आखिरकार हमने थोड़ी सी कोई गुड न्यूज़ निकाल दी कि वो 25,000 तक वालों को कैश मिल सकता है। नहीं भाई, हुआ ये है कि अनस्किल्ड लेबर की भी सैलरी आपने 17.5 कर दी हुई थी। तो ये तो लास्ट ईयर ही इस चीज को एड्रेस कर लेना चाहिए था कि अगर आपने 17,500 मिनिमम वेजेस कर दी है या 18,000 मिनिमम वेजेस कर दी है तो फिर 15,000 वाली लिमिट तो वो तो फिर तो जो है वैसे ही खत्म होगी ना जी। क्योंकि आप अनस्किल्ड लेबर भी अगर आप लेंगे तो अगर आप उसको मिनिमम वेजेस 15,000 से ऊपर देंगे, 17.5-18 देंगे तो फिर आप 15 किसको देंगे। तो ये प्रैक्टिकली जब लास्ट ईयर जब ये जब अनस्किल्ड लेबर की अब हमने जब मिनिमम वेजेस को डिफाइन किया था तो इसको लास्ट ईयर ही हो जाना चाहिए था। एनी हाउ जो दे रहा है दुरुस्त शायद। तो एक इसमें ये है। दूसरा जो सेक्शन 21L जिसकी तरफ से आपने इशारा किया है उसमें भी एक बड़ा हमेशा से जब भी अब कभी असेसमेंट होती है हमेशा से पढ़े रहते हैं उसमें ये था कि आप मैक्सिमम अगर कोई कैश में पेमेंट करेंगे तो 10,000 से ऊपर आप उस जो है एक्सपेंस आउट कर नहीं सकते। और अगर कोई ऐसा है जिसमें इन द एंड ऑफ द ईयर एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा हो जाता था तो वो जो पीछे आपने 7-7, 8-8 हज़ार रुपये करके भी छोटी छोटी पैटी परचेजेज जो की हुई हैं वो भी आके जो था असेसिंग अफसर पकड़ लेता था कि जी आपने कैश पे पेमेंट्स क्यों की हुई। तो अब वो जो थ्रेशोल्ड है 10,000 फॉर अ सिंगल परचेज वो बढ़ा के तो जो है उसको 25,000 कर दिया गया है कि यानी आप एक अगर कोई आइटम ले रहे हैं कैश में और कैश परचेज आप कर रहे हैं तो आप उसको 25,000 तक आप कैश में पे कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी साइड थी कि अगर उस हेड ऑफ अकाउंट में एंड ऑफ ईयर आपकी एग्रीगेट परचेजेस अगर 50,000 हो गई तो उसको भी इनहांस करके 50,000 का थ्रेशोल्ड जो है 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। चीज़ अभी भी मुश्किल है और
प्रैक्टिकली मैं नहीं समझता कि हम पहले भी जब भी असेसमेंट होती है, ऑडिट होता है, इस पे आईटीओ और हमेशा ऑफिसर के साथ सिंक फंसते हैं। अभी भी 2.5 लाख रुपया आप किसी भी कॉर्पोरेट में अगर बैठे और मैं कहता हूँ स्मॉल इंडस्ट्री में भी अगर आप बैठेंगे या एसएमई भी किसी में भी होंगे, तो किसी सिंगल हेड ऑफ अकाउंट में 2.5 लाख रुपए की परचेज का एक एंड ऑफ ईयर तक एग्रीगेट हो जाना, ये तो कोई मतलब जो बड़ी बात नहीं है। तो बहरहाल ये सिंगल हेड ऑफ अकाउंट वाली ही शर्त खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ये है कि चलिए मत 50,000 से बढ़ा के तो अब 2,50,000 पे चले गए हैं, और जो बाकी जो 10,000 वाली जो थी वो सिंगल आइटम वाली जो थी उसको बढ़ा के तो 25,000 पे कर दिया है। चलिए गवर्नमेंट को थोड़ा सा अंदाजा हुआ है कि इन्फ्लेशन है, और ये बेसिकली अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला एलिमेंट नहीं है, ये बेसिकली इन्फ्लेशन को मैच किया है इन्होंने, चूंकि पिछले 5-6 साल से ये एक्टिविटी चल रही थी, तो उसी को ही ये सारा जो है सिर्फ मतलब सिंपल इन्फ्लेशन को मैच किया है। राइट, तो चलिए लेट्स होप कि कुछ सेगमेंट्स के लिए आसानी होगी, और बड़े सेगमेंट्स के लिए डेफिनेटली नंबर्स बड़े छोटे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। अजीम साहब, बैक टू यू। असेसमेंट से रिलेटेड क्या चेंजेस आई हैं कोई इस फाइनेंस बिल के अंदर, क्या सजेशन है? अच्छा, असेसमेंट में एक दो चीज़ें हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट। एक तो ये कि असेसमेंट एक ऑटोमेटेड असेसमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम एक सिस्टम इसका डिवाइस करेंगे, जाहिर है उस पर तो मैं बात करता हूँ। उससे पहले एक और है एग्रीड असेसमेंट। एग्रीड असेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो एक लेके आएंगे। अच्छा, इसमें भी मैं आपको ज़रा सा बैकग्राउंड बताऊं कि जो 1979 का ऑर्डिनेंस था हमारा जब, तो उसमें बाकायदा एक सेक्शन होता था एग्रीड असेसमेंट, जहाँ पे टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटीज़ के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होता था असेसमेंट के प्रोसीडिंग्स के दरमियान। तो उस दौरान में कुछ दो और कुछ लोगों की पॉलिसी के तहत फिर ये आखिर में टैक्स पेयर किसी हद तक कमिश्नर की बात पे एग्री कर लेता था, और कमिश्नर भी अपनी के जो कंटेंशन होती थी उसमें कुछ रिलैक्स होता करता था, रिलैक्सेशन। तो फिर ये मिल के किसी न किसी तरह से एक असेसमेंट हो जाती। तो एक तो वो कॉन्सेप्ट को रिवाइव कर रहे हैं अब आज तकरीबन 20-21 साल के बाद। एक तो ये चेंज है। तो इसमें भी जाहिर है कि इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसमें अगर हम बात करें तो वो ये कि फिर लिटिगेशन प्रोलॉन्ग नहीं होगी, और लिटिगेशन में अपील प्रोसीजर में जाहिर अपील प्रोसेस में लोगों का टाइम नहीं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। अगर टैक्स पेयर भी थोड़ा सा दिल बड़ा करके और एग्रीड असेसमेंट कर लेगा तो आगे वो एपीलेट फोरम पे जाने से बच जाएगा। तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा ये कि और बजाय इसके कि टैक्स डिपार्टमेंट जो वन साइडेड फ्रिवलेस डिमांड्स क्रिएट कर देती हैं, तो वो भी किसी हद तक फिर कम हो जाएगा। ये फैक्टर काफ़ी पॉजिटिव है। एग्रीड असेसमेंट कॉन्सेप्ट बेहतर है। दूसरी जो मैं ऑटोमेटेड असेसमेंट्स की बात कर रहा था, इसमें कि अगर आप अपना रिटर्न फाइल कर देंगे, ई फाइल कर देंगे, तो 6 महीने के अंदर वो उसकी कैलकुलेशन वगैरह को सारा चेक कर लेंगे मशीन। अभी तो वो ज़ाहिर है सेल्फ असेस हो जाता है और अक्सर वो कंप्यूटर के आर्काइव्स में ही दब जाता है। लेकिन ये कि अब उसमें एक इन्होंने अच्छा कहूँगा मैं, स्टेप तो अच्छा है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में उसकी जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है वो तो चेक हो जाएगी। अब ये तो हैविंग सेड दैट, इसमें कुछ जो मेरी एप्रीहेंशंस हैं वो क्या हैं कि मिसाल के तौर पे किसी के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस अगर पड़े हुए हैं तो उसकी एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म, क्योंकि अब अभी प्रोसीजर मेरे सामने नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकूँगा, लेकिन मेरे फियर हैं ये कि क्या पिछले सालों के जो मिनिमम टैक्स हमने बेस्ड ऑन टर्नओवर पे किए हुए हैं उनकी एडजस्टमेंट किस तरह से हो रही होगी। फिर एक बड़ा जो डेंजरस एस्पेक्ट है वो हमारा वो ये है कि हमारे में से हम में से लातादार लोगों की विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है एट वेरियस विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट। लेकिन ये टेंडेंसी भी पाई गई है कि विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट्स टैक्स काट लेते हैं आपका, लेकिन वो टाइमली डिपॉजिट नहीं करा रहे होते हैं। अब मेरे पास अगर मेरा टैक्स कहीं डिडक्ट हुआ है और अनफॉर्चुनेटली वो एजेंट ने अभी डिपॉजिट नहीं कराया हुआ है, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में वो अपीयर नहीं हो रहा भाई मैं उसको क्लेम कर चुका हूँ अपने रिटर्न में। तो अब अगर ये ऑटोमेटेड असेसमेंट में जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें फिर हमें
विदहोल्डिंग टैक्सेस का क्रेडिट सिर्फ उसी सूरत में मिल पाएगा कि अगर वो एजेंट ने डिपॉजिट भी करा दिया होगा, तो यहाँ पे फिर टैक्स पेयर के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये है फिर लॉसेस के एडजस्टमेंट, डिडक्टिबल अलाउंसेस का मसला कि अगर मैंने ज़कात पे की हुई है, उस ज़कात को मैंने अपने तौर पे डिडक्टिबल अलाउंस के तौर पे क्लेम किया हुआ है, लेकिन क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा कि जी ये लेजिटिमेट और इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 60, 61, 60 ABC थी कि नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल में अभी इसमें a lot of needs to be answered, जो कि हो सकता है कि अब हम डिटेल्ड अगर इसको देखेंगे तो कुछ हमें नज़र आए इसमें। एक असेसमेंट के साथ ही एक चीज़ जो अपील में इन्होंने की है वो भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेता हूँ मेरे ख्याल में, कि सेकंड अपील अगर आप फाइल करते हैं तो सेकंड अपील फाइल करने के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन इसमें आ गई है कि 10% ऑफ टैक्स डिमांड आपको पे करनी है, अदरवाइज़ आपकी वो अपील एडमिट नहीं है। तो ये एक हार्डशिप वाला फैक्टर है कि जहाँ पे आपको पता है कि हम उस कल्चर में बैठे हुए हैं जहाँ पे फ्रिवलस डिमांड्स इतनी ज़्यादा कड़ी भी होती हैं, और अब अगर मैं अपील्स के ऊपर जा रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट स्टेज ऑफ अपील पे मैं नहीं सक्सेसफुल हो सका, तो सेकंड अपील में जाना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ये मेरे लिए बड़ी हार्डशिप है कि मैं वो उस फ्रिवलस टैक्स डिमांड को जो कि इतनी ज़्यादा छक्का लगा हुआ है तकरीबन, तो उसका मैं 10% पे करूँ। दिस इज़ रियल हार्डशिप। और एक आखिरी चीज़ जो भी इसी प्रोसेस से रिलेटेड है वो ADRC है कि ADRC का डिसीजन पहले बाइंडिंग भी होता था, और उसमें एक कंडीशन ये थी ADRC के अंदर कि अगर आपको ADRC की तरफ जाना है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पे जाना है, तो आपको अपनी, अगर आपने अपील फाइल की है तो वो विड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब इसमें एक अच्छी चेंज की है इन्होंने कि ADRC का डिसीजन आने के बाद आपको 60 दिन का टाइम दे रहे हैं कि अब अगर आपको वो ऑर्डर पसंद आ जाता है ADRC का, तो आप 60 डेज़ के अंदर अपनी अपील को विड्रॉ कर लें, और अगर आप अपनी अपील विड्रॉ कर लेते हैं तो फिर वो ADRC का जो ऑर्डर है वो टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए बाइंडिंग हो जाए। और अगर आप अपनी अपील विड्रॉ नहीं करते विद इन 60 डेज, तो देन टैक्स अथॉरिटीज़ हैव द पावर्स टू कंडक्ट प्रोसीडिंग्स और अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। तो ये मेरे ख्याल में ये असेसमेंट और अपील साइड्स पे ये मेजर चेंज है। बिल्कुल। और ये ADRC का जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा स्टॉप हो गया था, लोगों के लिए रिस्क हो गया था कि अगर वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उनके केसेस ख़त्म हो जाएंगे, और इसीलिए हमाद दादा साहब ने बड़ा स्पेसिफिकली अपनी स्पीच में जिक्र भी किया कि जी मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल पार्ट ऑफ दैट पैनल, और ताकि उसकी इंडिपेंडेंस जो है वो रह सके। तो थैंक यू। अच्छा, एक जो है ना मुझे अप्रेस कीजिएगा, वो एक हमारा बड़ा पुराना होता था कि जो हमें इनिशियल डेप्रिसिएशन और फर्स्ट ईयर अलाउंस वगैरह मिलते थे, जिसकी वजह से कई एग्जाम सेक्टर्स के अंदर होता ये था कि आपको 60, 70, 80% डेप्रिसिएशन जो थी वो एग्जाम्शन पीरियड में मिल जाती थी, और जब वो एग्जाम्शन ख़त्म होती थी तो वो लैप्स हो जाती थी, जितने आपके डेप्रिसिएशन लॉसेस होते थे वो लैप्स हो जाते थे। तो क्या ये प्रोविजन अभी भी मौजूद है? क्योंकि इस दफ़ा जो मैंने देखा तो मेरी नज़र से एक वो गुजरा है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हमने फर्स्ट ईयर अलाउंस और इनिशियल डेप्रिसिएशन और सब कुछ मिला के उसके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि अब आपको ईयर ऑफ एडिशन के अंदर 50% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो वो एक जगह मैंने नोट किया था ये। जी, ये कैप था, पहले भी था, लेकिन पहले मुख्तलिफ शेप्स में रहा, लेकिन अब इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये आपको फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं, आप उसको ग्रेजुअल, अच्छा ये देखा जाए तो ये एक तरह से बेनिफिशियल आपके लिए बन सकता है ना, कि ये जाहिर है ये कैरी फॉरवर्ड होगा, आपको अलाउ नहीं होगा तो कैरी फॉरवर्ड होगा, और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये कैरी फॉरवर्ड होते होते आपके पोस्ट एग्जाम्शन पीरियड में चला जाए और वहाँ पे आप इसको बेनिफिट ले सकें। अदरवाइज वो एग्जाम्शन पीरियड में ज़ाया हो जाना था मोस्ट प्रोबेबली। बिल्कुल, पहले तो यही होता था, पहले ये ज़ाया होता था। तो अब मुझे अभी भी ये डाउट है कि शायद ये अभी भी ज़ाया हो जाएगा। इन्होंने सिर्फ उसकी परसेंटेज को रिस्ट्रिक्ट किया है, बेनिफिट को एक्सटेंड नहीं किया।
जी, ये मेरे ख्याल में हम, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ 1 घंटे के जितना सरसरी तौर पे देख सकें तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी इम्प्लीकेशन जाएगा। आज भी ये कंप्यूटर से लॉग ऑफ होने के बाद हम सबके हाथ में यही बजट होगा और हम सब यही इस पे मजीद रिसर्च करेंगे। और इंशाल्लाह अगर ये ऐसी हैं तो जैसे अतर साहब आपको पता है, हम लोग पोस्ट बजट सेमिनार भी प्लान कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर तो फिर हम ये डिस्कस डिटेल में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब, एक जगह मैं नोट कर रहा था कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी कुछ किया है। मैं इसको डिटेल में देख सका, अगर ये पॉइंट आपके सामने से गुजरा हो तो उन्होंने कहा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस क्लेम करना है तो उसके लिए इन्होंने कुछ वो कंडीशंस इन्होंने ऐड किए। अगर आपकी नज़र से गुजरी है तो शेयर कर ले, अगर नहीं गुजरी तो मेरा ख्याल है इसको हम कर सकते हैं कि डेफिनेटली वी अंडरस्टैंड कि ये हम अब फुल 100% डिटेल में। तो भाई ये कुछ विदहोल्डिंग के हवाले से कुछ आ रहा था न्यूज़पेपर्स में कि शायद जो विदहोल्डिंग जो है 5%, 10%, 15% की स्लैब में जा रहे थे। अभी इसमें जो इनके कमेंट्स और सेलिएंट फीचर्स जो अपडेट हुए उसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो आज बाकी मैं जो एक आपने बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक टॉपिक लिया अजीम साहब से, जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो इनिशियल डेप्रिसिएशन है और कि इसको भी 50% तक रिस्ट्रिक्ट कर दी है। उसमें मैं अजीम साहब ने बड़ा खूबसूरत कमेंट किया है कि मैं छोटे से एडिशन कर दूं कि ये बेसिकली जिस तरह से सेल्स टैक्स में सेक्शन 8 है कि जी आप अप टू 90% तक आप अपना इनपुट क्लेम कर सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ 10% यू हैव टू पे इन ऑल द केसेस। तो ये भी सर ये अमेंडमेंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनिशियल डेप्रिसिएशन अप टू 50% तक हम इसको क्लेम करेंगे, बाकी को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो ये सॉर्ट ऑफ एफबीआर ने अपना कैश फ्लो सीधा रखने की कोशिश की है उसी तरह से कि जी अगर आपका जो इनिशियल डेप्रिसिएशन, चूंकि जब आप हैवी बीएमआर करते हैं या हैवी कैपिटल एक्सपेंस करते हैं तो समटाइम्स ये आपकी लायबिलिटी जो है जीरो हो जाती है। तो उसको इसलिए इन्होंने 50% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि जी आपको बाय ऑल मीन्स कुछ ना कुछ तो आप सरकारी खजाने में कैश पे कराए ना जी, बाकी अगले सालों के अगले साल में देखी जाएगी। तो ये एक हार्श अमेंडमेंट है सर। ये एक साइड पे तो हम जिस हाल में बैठे हुए हैं कि इंडस्ट्री को हम ओवरऑल जो पिछले 2-4 साल हैं इंडस्ट्री एंटी इंडस्ट्री हम सारे स्टेप्स ले रहे हैं, तो दिस इज वन ऑफ द एंटी इंडस्ट्री स्टेप्स कि एक बंदा जो है वो मुल्क में इंडस्ट्री लेके आ रहा है और वो बंदा रोजगार लेके आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, टैक्सेस आपको दे रहा है। अगर उसकी देखें सेल टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कस्टम उसने पे कर दिया हुआ है, एफडी आप उससे चार्ज कर रहे हैं, अब अगर कहीं बच बचा के इनकम टैक्स में अगर उसकी लायबिलिटी इनिशियल डेप्रिसिएशन की वजह से कुछ ना कुछ उसकी वहां से अगर सेविंग हो जाती थी, तो ये हमने ढूंढ निकाला रास्ता है कि जी चलिए सेल टैक्स भी पे करे, कस्टम भी पे करे और जो एफडी भी पे करे, साथ साथ इनकम टैक्स भी हमने उससे जरूर लेना है। पहले इंडस्ट्री सारी मिलके वो सेक्शन 8 को रो रही है कि जनाब ये आपने अगर मेरा इनपुट अगर आ रहा है किसी वजह से तो उसको मुझे सारा इनपुट क्लेम करने दें। जो वैट का जो कॉन्सेप्ट है तो उसको हमने 90% तक रिस्ट्रिक्ट किया है। इंडस्ट्री और चैम्बर्स तो सारे वहां से जो थे सारा उसकी कैंसिलेशन मांग रहे थे कि जी सेक्शन को खत्म करें, तो उसी का रेप्लिका उन्होंने साथ जो है सेल टैक्स को बजाय ठीक करने के उन्होंने उसी का एक रेप्लिका इनकम टैक्स में भी डाल दिया है, ये इसको इनिशियल डेप्रिसिएशन को कैप करने की शक्ल में। तो एनी हाउ दिस इज नॉट अ गुड स्टेप फॉर इंडस्ट्री और इसमें यकीनन मेरा ख्याल है कि ये इस जो अमेंडमेंट प्रपोज हुई है चैम्बर शोर इस पे करेंगे और जब फाइनल बिल जब मेरा ख्याल है जब पास होगा तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट इसको जो है टर्न अराउंड कर लेगी और पुरानी पोजीशन पे वापस चली जाएगी। अच्छा अतर साहब, इसमें मैं ज़रा सा ऐड करना चाहूँगा, जो आपने इनिशियली सवाल पूछा था उसमें मैं जो यूटिलिटी बिल्स के ऊपर आपने पूछा था बिल के ऊपर, उस पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन्होंने एक सेक्शन प्रपोज किया है अभी, जो सेक्शन 21 है हमारा डिडक्शंस नॉट अलाउड वाला, उसमें इन्होंने एक 21P एक प्रपोज किया है जिसमें इन्होंने ये कहा है कि अगर आपका यूटिलिटी बिल्स एक प्रेस्क्राइब्ड लिमिट या प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस के बाहर होंगे तो फिर वो अलाउ नहीं होंगे। अब लफ्ज़ जो यहाँ पे यूज़ किया है प्रेस्क्राइब्ड किया है, तो आप माशाल्लाह लॉ के स्टूडेंट आप भी हैं, तो जब प्रेस्क्राइब्ड का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई कॉरेस्पॉन्डिंग इनकम टैक्स रूल्स के अंदर अब वो इंसर्ट करेंगे रूल। तो लेट्स वेट फॉर द मोस्ट प्रोबेबली आप शाम तक हमारे पास रात में ये सारे SROs जो जितने होंगे वो भी अपलोड हो जाएं मोस्ट प्रोबेबली, तो उसमें फिर आपका ये कंडीशंस आएंगी कि किन कंडीशंस पे हमारा यूटिलिटी बिल्स
इनएडमिसिबल एक्सपेंस में चला गया। बिल्कुल। लेकिन यस यू आर राइट कि सेक्शन तो इंसर्ट हो गया उसमें, सेक्शन तो आ गया। अच्छा सर, कुछ और चेंजेस भी हैं, वो भी मेरे ख्याल हम थोड़ा सा एक वॉक थ्रू कर लेते हैं। अगर आपके कमेंट्स हैं तो प्लीज़ ऐड कीजिएगा। काश साहब, आप भी अगर कोई इस पर कमेंट करना चाहें तो फील फ्री, क्योंकि हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन में आ चुके हैं। और वैसे यासीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया लाहौर से, भी हम उनसे कमेंट्स लेते हैं। अच्छा सर, इसमें जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी टैक्सेशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर वो किसी एसोसिएट से डोनेशन रिसीव करते हैं और वो अगर डोनेशन स्पेंड नहीं करते, वो पैसा उसी एनपीओ के पास पड़ा रहता है, तो उसके भी उन्होंने टैक्स करने की कोशिश की है टू अवॉइड के वो कहीं उन्होंने टैक्स प्लानिंग ना की हो, टैक्स अवॉइडेंस का मैयर ना हो। इसी तरह अगर कुछ उन्होंने प्रोफाइल चेंजेस के ऊपर बात की है। इसको चीज़ को मलिक साहब ने हाईलाइट किया था, तो मलिक साहब मेरा ख्याल जैसे क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे तो हम उनसे इस पे कहेंगे, फर्दर हमें बता दें कि जो टैक्स पेयर है अगर वो अपना प्रोफाइल अपडेट नहीं रखता तो उसके ऊपर बड़ा हैवी चार्ज लगाया है, ₹2500 पर डे, जितने दिन वो डिफॉल्ट रखता है। अब इसका क्या डिटेल्स हैं वो आएंगी थोड़ी लेट, लेकिन ये मलिक साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट इसमें से ढूंढा था। अच्छा, इसके अलावा जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट्स की आ गई है, वो पिछले साल ही बात हुई थी मेरे ख्याल, इनको उन्होंने इस दफ़ा वो लॉ में डाल दिया कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्वार्टर करेंगे। इसी तरह मुझे कहीं सेल्स टैक्स में भी नज़र आया है कि वो मंथली टू क्वार्टरली स्टेटमेंट्स की बात हुई है, बट आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या इम्पैक्ट है। मुनीब साहब उस पर वर्क कर रहे थे कोयटा से, वो भी किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। हमारे प्री सेशन में तो मौजूद थे, लेकिन फिर वहाँ पे कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। फिर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स कर दिए। जो सेल्स टैक्स की स्टेटमेंट है अब वो क्वार्टरली जाएगी विकास साहब? जी जी, वो अब क्वार्टरली जाएगी। अच्छा 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 अच्छा। जी जी, ये जर्नल जो सेल्स टैक्स की है या सेल्स टैक्स की विद होल्डिंग की बात हो रही है? विद होल्डिंग, क्योंकि उसमें भी जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन थे, टैक्स विद होल्ड करने के बाद मंथली विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट्स फाइल करते थे, उनको क्वार्टरली कर दिए। जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो मंथली ही रहेगी। मेन रिटर्न हमारी मंथली रहेगी, लेकिन विद होल्डिंग का जो है वो रिपोर्टिंग क्वार्टरली रहेगी। ठीक हो गया। तो अवैध साहब, वेलकम टू द पैनल, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन सच शॉर्ट नोटिस, क्योंकि रजाक साहब ने 2-3 हमारे बड़े से पॉइंट्स तैयार किए हुए थे, उनको भी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ गई। तो सर, आपके क्या इनिशियल थॉट्स हैं इस बजट के बारे में, कैसे देखते हैं इसको? कुछ अपना तारुफ भी करवा दीजिएगा हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, ताकि उन्हें आइडिया हो जाए कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ताकि समझ आ जाए कि आप उसी एंगल से के बजट के इम्पैक्ट को रिव्यू कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आतर साहब। मेरा जैसे आपने थोड़ा सा तो करा दिया, अब ऐसी में इस वक्त ICMAP का जो लाहौर ब्रांच काउंसिल है उसमें एज ए चेयरमैन के तौर पे सर्व कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और जो प्रोफेशनल मेरी जॉब है, मैं लेस्को में एज ए कंपनी सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने भी सारी वो हमाद अजहर साहब की सारी स्पीच भी सुनी, तो उसमें भी, और अभी माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा ये सेशन चल रहा है। एक ब्रीफली सारे जो हमारे मेंबर्स हैं जो प्रैक्टिसिंग हैं या अदरवाइज जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी के आपने विद इन 1 आवर जो है इसको अरेंज किया। आई मस्ट अप्रिशिएट नेशनल काउंसिल कि उन्होंने ये सेशन बड़े शॉर्ट सेशन शॉर्ट टाइम के अंदर ये अरेंज किया। और जो आपके पैनलिस्ट हैं माशाल्लाह वो भी बहुत क्वालिफाइड और बड़े टेक्निकली साउंड हैं, और बड़े अच्छे तरीके से आपके जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं इस बजट के बारे में वो सारी दे रहे हैं। जनरली इसके अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो डिपार्टमेंट्स की जो पावर्स हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने इन्हेंस करने की कोशिश की है, कमिश्नर्स को पावर्स देने की कोशिश की है कुछ मामलात के अंदर। तो हमारा भी और बिजनेस जो कम्युनिटी है उनका भी फोकस ये रहा है कि ये ऑटोमेटेड जो चीज़ें हैं उस पर जाना चाहिए, कि जो चीज़ें ऑटोमेटिकली रिफंड हो, ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न्स जो हैं वो फाइल होनी चाहिए। अगर कुछ उसमें कोई फ्लॉ हो तो वहाँ से वो फाइल ही ना हो सके। ऐसी चीज़ों पे कुछ उन्होंने एक्शंस ज़रूर लिए हैं बजट के अंदर, लेकिन ज़्यादातर जो इसमें जो पावर्स थोड़ा सा डिपार्टमेंट को दी गई हैं वो थोड़ा सा डिस्करेजिंग है। और जो हमारा भी और प्रोफेशनल्स का भी ये रहा है कि जो टैक्स बेस जो है
उसको इंक्रीज करने के लिए भी एफर्ट होनी चाहिए थी, वो भी उतनी अच्छे तरीके से नहीं हो सकी। टैक्स बेस जो है उसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि जो रेवेन्यूज की कलेक्शन है वो टैक्स बेस की इंक्रीज के बगैर नहीं हो सकेगी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को मुश्किल आएगी, इसमें मैं समझता हूँ। दिस इज जनरली ये मेरा व्यू है। बाकी टेक्निकली आपके पैनलिस्ट हैं माशाल्लाह, वो बड़े अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं हैंडल। थैंक यू। थैंक यू वैस सर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा सर, हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी देखते हैं। एक क्वेश्चन है जी, प्लीज अपडेट ऑन टैक्सेशन मेजर्स इंट्रोड्यूस फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। तो शाहिद साहब, आपने कोई स्पेसिफिक चीज अगर नोट की हो टेक्सटाइल सेक्टर के हिसाब से? हाँ जी सर, कोई ऐसा कुछ स्पेशल मेजर तो टेक्सटाइल के लिए नहीं आया जी। बाकी कस्टम के हवाले से है कुछ चीज़ों के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जैसे अभी अभी आज मेरे दोस्त ने बताया कि जो इम्पोर्ट्स हैं इनके लिए अगर तो कैपिटल गुड्स होंगी तो 1% पे हो जाएगा विद होल्डिंग, और अगर हमारे रॉ मटेरियल हैं तो उसके लिए 2% पे हो जाएगी। फिनिश गुड्स होंगी तो जो है अभी 5.5% है। बाकी टेक्सटाइल के लिए स्पेशल अगर आप कुछ मेजर्स कहें तो वो तो अपलोड कोई इस तरह के नहीं हुए हुए कि हम ये कहें कि ये स्पेसिफिकली फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। जनरल इंडस्ट्री कोई उन्होंने एड्रेस किया है जिस तरह से बाकी इसी तरह से टेक्सटाइल के लिए। राइट सर, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन ईओबीआई के बारे में है कि जी ईओबी अमाउंट फॉर रिटायर्ड पर्सन इंक्रीज हुई है या नहीं हुई? मेरे सामने से तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं गुजरा जिसके अंदर उसका कोई जिक्र हो, मे भी कहीं हो, बट लेकिन अपेरेंटली इतने शॉर्ट टाइम में हम डॉक्यूमेंट्स देख सके और स्पीच के अंदर इसका कोई जिक्र नहीं था। ईओबीआई का कोई जिक्र नहीं है, कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, एक इसके अंदर है जाहिद फारूक साहब है कि जी डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेट टू सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इज वेरी हार्श। अच्छा, इसके ऊपर जो था रजाक साहब ने कहा था कि वो डिस्कस करेंगे, और डेफिनेटली ये बड़ा हार्श स्टेप है कि जो आपने सेल्स की हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स के अंदर मेरे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएंगे। ये मुझे अभी तक समझ आई है। इसके ऊपर कोई अगर हमारे पैनलिस्ट कमेंट करना चाहें। जी मैं इसमें आप सब सर मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी प्लीज। हाँ जी, ये सर आज से अगर हम 3 साल पीछे तक जाएं तो एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 65 अंडर सेक्शन 65A और B में ना जी इंसेंटिव हुआ करता था कि अगर आपकी सारी सेल जो है मोर देन 90% सेल्स अगर आपकी टुवर्ड्स सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन्स हैं, तो वहाँ पे हमें जो टैक्स पे जो इनकम टैक्स की जो भी उस वक्त शेड्यूल रेट हुआ करता था 33, 34, उसमें 2% का हमें एक जो था कंसेशनरी बेनिफिट मिल जाया करता था। ये यहाँ तक तो बात जो थी वो तो ठीक थी कि जी चलिए एक जो है कंपनी को इंसेंटिव आप दे दें कि आप अपनी सेल जो है मोर देन 90% सेल्स आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को करें और पार्टीज ऐसी ढूंढें कि जो रजिस्टर्ड हों। फिर 2017 और 18 में आई थिंक आके तो ये जो एग्जम्पशन ऑफ 2% थी, ये इन्होंने एग्जम्पशन उड़ा दी कि जी आप चाहे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करें या ना करें, तो वो जो इंसेंटिव था खत्म हो गया। अच्छा, इसी स्टेप की ही कंटिन्यूटी में अब ये जो चीज आ गई है कि जी अगर आप सेल्स किसी जो है अगर रजिस्टर को करेंगे तो ये सारी की सारी आप उतने एक्सपेंसेस जो है आप प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ हो जाएंगे। सर दिस इज वेरी हार्श जो अच्छा अमेंडमेंट है जो फिर इस गवर्नमेंट लाने के लिए जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आप देखिए पिछला पूरा साल जो 2019 का जो बजट है वो एक CNIC की कंडीशन 50,000 पे होगी और होगी कि नहीं होगी, वो जहाँ जहाँ भी हमारे अच्छा BR के चेयरमैन साहब भी जो हमारे प्रोफेशनल फाउंडर थे जाया करते थे, और जहाँ पे भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस एडवाइजर गए हैं, अगर तो गवर्नमेंट समझती है कि उसने सारे की सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कवर कर लिया है और सारे जो लोग हैं वो आप सारे के सारे आपके जो है रजिस्टर्ड हो गए, फिर तो ये आप बर्डन टैक्स पेयर पे डाल दें, इंडस्ट्री पे डाल दें।
अगर स्टिल गवर्नमेंट इस चीज को देखिए, एक अमेंडमेंट जो वो जो 50,000 वाली CNIC वाली जो थी, उस पे गवर्नमेंट ने खुद हार मान के उस 50,000 वाली जो सीलिंग है उसको बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया हुआ है कि जी अगर पहले ये था कि 50,000 तक की सेल करेंगे तो CNIC डिमांड करेंगे, जिसपे पूरा साल गुजर गया, हड़तालें हुई, चैम्बर्स ने जनाब सारे फटे किए और गवर्नमेंट इनको एग्री नहीं करवा सकी। उस चीज पे गवर्नमेंट ने अब उस 50,000 की सीलिंग को उठा के लाख रुपए कर दिए कि जी ठीक है, लाख रुपए तक की अगर आप सेल इनवाइस करेंगे तो आप CNIC ना मांगे। एक साइड पे तो हम अपने खुद ही हार मान रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि जी 50,000 तक का जो CNIC था हम लोगों से कलेक्ट नहीं कर पा रहे, ना हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी साइड पे आपने अगेन टैक्स पेयर को ही एक और जो एडिशनली बर्डनाइज कर दिया है कि जनाब अगर आपने लोग ढूंढने के जो रजिस्टर्ड हों और अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड को सेल की तो आप के इनकम टैक्स में एक्सपेंसेस आपके जितने प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी हार्श अमेंडमेंट और मैं नहीं समझता कि ये फाइनल बिल का ये पार्ट बनेगी। लास्ट ईयर का एक साइड पे हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं और ये अगेन वही बात है, आप सारे माशाल्लाह इंडस्ट्री में बैठे हुए कंसल्टेंट्स हैं और इंडस्ट्री जो हम लोग जो हैं एम्प्लॉई हैं, विद होल्डिंग टैक्स की सर ऑलरेडी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप किसी पार्टी से किसी बंदे से जब आपने कुछ चीज खरीदनी है तो वो स्ट्रेट अवे वो कहता है कि जी अगर आपने मुझे इतना जो है अगर आपने विद होल्डिंग करनी है तो जनाब रेट ये होगा और अगर आपने विद होल्डिंग नहीं करनी तो रेट ये होगा। नॉर्मली इंडस्ट्रीज अपने पल्ले से विद होल्डिंग टैक्स जमा करवा रही होती हैं, फिर ATL नॉन ATL वाले फंडे हैं। अब तो ये जो लास्ट जो प्रोविजन ये डाल दी है तो इसका मतलब ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि विद होल्डिंग एजेंट को ही हम FBR बना दें और उसी पे ही हम सारा बर्डनाइज कर दें। हमारे ऑफिसर जो हैं वो टेक लगा के बैठे एंड दे जस्ट मतलब जो है रीड न्यूज़पेपर्स एंड हैव मल्टीपल कप ऑफ टीज एंड दैट्स ऑल। कोरोना की आड़ में FBR में RTO ऑफिसेज में एंट्री आपकी बंद हो गई हुई है, केसेस आपके पेंडिंग हैं। खुदा ना खास्ता कोई कोरोना पेशेंट निकलता है, सारा RTO हम जो है जनाब बंद कर देते हैं कि जी ना आए, चलिए ठीक है नहीं आते तो फिर कोरोना या तो फिर जिन जिन लोगों की इंडस्ट्री में कोरोना निकले वहां से टैक्स लेना भी बंद कर दें। तो ये हम आहिस्ता आहिस्ता ना जी सारा बर्डन हम FBR के शोल्डर से उतार के हम चाह रहे हैं कि जी अतर साहब भी जो हैं वो हमारे लिए बंदूक उठा ले और जाके बंदों को शूट करते जाएं और जनाब बंदे भी ऐसे ढूंढें कि जो जो जनाब पहले इनकम टैक्स में ATL में हो। ATL और नॉन ATL के डिफरेंस में सर मोर देन डबल जो है, डबल तक हम आ गए हैं कि जी 4.5 ATL है तो 9% जनाब नॉन ATL है। तो ये भी जो 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 प्रोविजन है मोर देन हार्श है, क्योंकि मेरे पास बतौर टैक्स पेयर जो है लिबर्टी सिर्फ यही है कि मैं बिजनेस करूं, ना कि मैं FBR के लिए जो जितने भी टैक्स पेयर है उनको ढूंढूं। आपके पास पूरी अथॉरिटीज हैं तो आप बंदे को पकड़ के अंदर कर सकते हैं, छापा मार सकते हैं। 38 आपके पास है सेल टैक्स में, 40 भी आपके पास है। आप लोगों को नहीं ला सक रहे तो सर मैं कहाँ से ले आऊं? और मैं माइंड ना कीजिएगा, मैं थोड़ा सा हो सकता है टॉपिक से हट गया तो भाई, लेकिन ये चैम्बर में और जो ना जी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट में आप भी माशाल्लाह बैठते उठते हैं तो ये हर बंदा यही कहता है कि जी FBR तो हमें, और देखिए विद होल्डिंग जो आपकी रजीम है, विद होल्डिंग रजीम सर दुनिया में 15-20% से ज्यादा विद होल्डिंग की कलेक्शन नहीं होती। मेरा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे विद होल्डिंग से 75-80% विद होल्डिंग होती है। 147 को भी आप उसमें डालें तो ये ऑलमोस्ट 80% जो है जनाब 85-90% पे चली जाती है। तो 90% तो सर विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ FBR विद होल्डिंग एजेंट्स आपको पैसे दे रहे हैं। तो इतनी सारी मशीनरी लोगों को तंग करने के लिए 10% के लिए अगर आपने रखी हुई है तो ये भी अतर साहब को दे दें कि अतर साहब आपने ही ये सारी कलेक्शन करनी है, पीछे आपके जिम्मे सिर्फ एक असेसमेंट करनी रह गई है। तो असेसमेंट आप हम जो है वो दे दें, अपना जो है प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को दे दें, हायर कर लें उनको, जनाब वो आपसे अच्छी असेसमेंट भी करके आपके हाथ में पढ़ा दिया करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर यहाँ पे हम वेलकम करेंगे मुनीब साहब। एट लास्ट ही वाज एबल टू जॉइन अस फ्रॉम क्वेटा। मुनीब साहब आपको हमने जैसे ही आपने ज्वाइन किया आपको हम फोन पकड़ लेते हैं, जी सर बिल्कुल दोबारा आए तो सर कोई आपके जनरल कमेंट्स ऑन द बजट और स्पेसिफिकली जो आप कोई सेल्स टैक्स के ऊपर या कोई रेवेन्यू मेजर्स के ऊपर आप हमसे शेयर करना चाहें अपने पास। जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें इस दफ़ा चूँकि कोविड का इशू
इसी लास्ट क्वार्टर में शुरू हो गया था, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई इसमें मेजर कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकेंगे क्योंकि फिजिकल स्पेस गवर्नमेंट के पास नहीं था, कोई ज़्यादा इनके पास रेवेन्यू के भी शॉर्टफॉल है और प्रॉब्लम भी जो है कोर्ट की वजह से नेक्स्ट ईयर में भी कंटिन्यू करेंगी। तो इसलिए मेरे इसमें यही था जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो उसमें जो है ना वो रेवेन्यू की जो है वो उसमें कोई एग्जेम्पशन कोई खास वो देंगे नहीं और इसके अलावा जो है टैक्स भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था। इसके अलावा इसमें कंस्ट्रक्शन और बिल्डर के लिए पहले ही गवर्नमेंट जो है वो लॉ ला चुकी हुई है जिसमें उनको कंस्ट्रक्शन और बिल्डर को जो एज ए इंडस्ट्री का भी उनको स्टेटस दे दिया है और इसके अलावा इनको जो है वो कंसेशन भी काफ़ी दे दी हैं टैक्स की 1,111 में, जैसे आपकी जो है ना वो उसमें एक्सेप्शन दी हुई है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसका नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा जो है कैपिटल गेन में भी और 153 में भी विद होल्डिंग में भी। तो इस जो बेसिक रिलीफ देनी थी गवर्नमेंट ने जिन इंडस्ट्री को वो उसमें यही जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें उन्होंने दे दी थी। तो बजट जो है वो ऐसे ही है जैसे जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे किस हिसाब से, लेकिन इसमें थोड़ी सी और कुछ इंडस्ट्री को रिलीफ देनी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई। तो बाकी जो अमेंडमेंट्स हैं वो जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट इसको ज़्यादा जो है इनके पास फिजिकल स्पेस नहीं था कि इसमें ज़्यादा जो है ना वो इसको चीज़ों को जो है ना वो लॉ को जो और इसकी जो अमेंडमेंट कर सकती। तो अगर जनरल इसकी सेल टैक्स की एक दो अमेंडमेंट्स में मैं जाऊँ, आपने अगर पहले डिस्कस नहीं की तो मैं इसको डिस्कस कर लूँ। ये अपील्स की और ADRC की और इसकी जो मैटर्स हैं उसको मैं अगर आप ने अगर डिस्कस नहीं किया तो मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफिंग उस पर करना चाह रहा था। जी, हमने थोड़ी सी इसके ऊपर ऑल्दो डिस्कशन कर ली है, लेकिन अगर आप अपना कोई इंसाइट शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके बाद फिर मेरे पास 2-3 और वो क्वेश्चंस दूंगा, देन वी विल गो टुवर्ड्स क्लोजिंग। जी हाँ, मेरा ख्याल है कि आप क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाएं, उधर उसमें रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें जो है ना इसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ये ज़्यादा बेहतर है, इसको कंटिन्यू कर लें। साहब, एक जो क्वेश्चन 2-3 दफ़ा पूछा गया ना वो ये था कि क्या जीरो रेटेड सेक्टर के लिए जो हमारा 5 एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसके लिए कुछ बेहतरी हुई, कोई उस सेल्स टैक्स के अंदर कोई वो जो उनको ले आए थे सेल्स टैक्स रेजीम के अंदर उसमें कोई चेंज है इसमें? वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था यही कि पहले इसमें न्यूज़ भी यही आ रही थी कि इसको जो है ना 5% पे ले जाएंगे ये जो सेल टैक्स का जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, लेकिन वो इसमें कोई ऐसा चेंजेस अभी फिलहाल मैंने देखी तो नहीं है कि इसमें कोई इसमें चेंज आई है। तो वो बात यही हुई है कि उन्होंने इसको जो है ना वो और कुछ जो इंडस्ट्री की जो रिलीफ पहले दे चुके थे या जो पिछले साल में जो अनामलीज वगैरह आ रही थी लॉ में या जो उस सेक्टर को उन्होंने करना था वो उन्होंने उसको जो है ना वो रेट में कोई बेसिक कोई चेंजेस वो ला नहीं सके। तो सिर्फ ये है कि रिटेलर्स को उन्होंने जो है ना वो उसमें जो डॉक्यूमेंटेड टायर 1 के रिटेलर है उनको उन्होंने जो है 14% से 14% से 12% की तरफ जो है ना उसको कर दिया। वो भी पिछले साल में प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें डिस्कशन में आ रही थी, एक्सप्लेनेशन देनी थी, वो एक्सप्लेनेशन इस हिसाब से उन्होंने दे दी है। तो ऐसा कोई इसमें कोई जो है ना बेसिकली रेवेन्यू की जो रिलीफ जो है ना इस हिसाब से चेंज कोई रेट में हो इस तरह का कोई ऐसा सच जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है जो इस वजह। तो नेक्स्ट देखें होपफुली कि डिस्कशन में या फाइनेंस जब एक्ट आएगा जो अमेंडमेंट्स करेंगे तो उसमें हो सकता है कि इसमें जो है ना इसको इंडस्ट्री को रिलीफ दे दी जाए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी होता है आमतौर पे कि ये कुछ चीज़ें रिलीफ की रखते हैं ताकि फाइनल एक्ट के आने में कुछ हम इसको जो भी प्रेशर आए भी इसमें जब उनको आएगा इंडस्ट्री से कि ये आपने बजट दिया इसमें ये रिलीफ जो नहीं दी तो फिर उसमें जो है ना वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकास खालिद साहब, ये आप किस तरह देखते हैं जो अनरजिस्टर्ड सेल्स हैं और जो CNIC वाली हमारी लिमिट है? हेलो जी, आवाज आ रही? जी बिल्कुल। एक तो मैं थोड़ा सा ये आपने अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया मुनीब साहब से उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जीरो रेटेड सेक्टर के बारे में। एक्चुअली इन लोगों के ना पहले मुज़ाकरात चलते रहे गवर्नमेंट के साथ, तो ये चाह रहे थे कि दोबारा जीरो रेटिंग हो जाए, तो गवर्नमेंट ने जब उसे रिफ्यूज किया तो क्योंकि IMF का भी प्रेशर था तो उसमें इन्होंने ये किया कि इनका रिफंड चूंकि एक्सपीडाइट कर दिया, अब इनको बड़ी तेजी के साथ रिफंड मिल रहे हैं। और पहले एक्सपोर्टर्स को अगर 70% 60% रिफंड मिलता था, बाकी डेफर कर लेते थे, अब तो 100% रिफंड दे रहे हैं और विद इन 15 डेज दे रहे हैं। इस वजह से
जो जीरो रिलेटेड सेक्टर है, खासकर टेक्सटाइल सेक्टर, वो वैसे थोड़ा सा सेटिस्फाई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो एक बात हुई इनकम टैक्स की, वो भी बात बड़ा हार्श प्रोविजन है मेरा ख्याल में। तो इसमें बिजनेस कम्युनिटी को इसको डेफिनेटली टेकअप करना चाहिए, क्योंकि इसको एक्ट नहीं बनना चाहिए, इसको अप्रूवल नहीं होनी चाहिए। ये जो उन्होंने कहा है कि जी अनरजिस्टर्ड को सेल करेंगे तो आपको प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे, ये तो बड़ा इलॉजिकल किस्म की अमेंडमेंट है। इससे तो कारोबार करना ही मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। और तीसरी बात सेल्स टैक्स के हवाले से ये अलबत्ता एक अच्छी रिलीफ है कि चूंकि पिछले 2 साल से ये बिजनेस कम्युनिटी इस इशू को लेके फिर रही है कि जी ये जो ID कार्ड की शर्त है, ये एक अच्छा रिलीफ है, इसको अप्रिशिएट करने जो 50,000 से जो 1 लाख कर दिया गया है। तो आई थिंक इस पे अप्रिसिएशन की जाएगी। एक थोड़ा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम ज्यादातर बात अभी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी जनरल जो हमारे बजट की फिगर्स हैं उनको मैं देख रहा था कि एक जो हमारे जो रेवेन्यू है इस साल, हुकूमत का रेवेन्यू तो कम हो रहा है, 97 बिलियन से जो है रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है डेफिनेटली। लेकिन एक्सपेंडिचर इन्होंने, ये जो एक एप्रिसिएशन वाली बात है कि इन्होंने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं, 127 बिलियन से डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि जी रेवेन्यू कम हो रहा है और कोविड-19 के हालात भी हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी बात है जी, ये मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पॉइंट आपने नोट किया। अच्छा सर, आपने एक रिफंड की बात की, और रिफंड के अंदर एक और लिमिट इन्होंने लगाई है रिसेंटली, एक प्रपोजल 50 मिलियन इन 5 years। इज इट 50 मिलियन और 500 मिलियन? कोई ये एक इन्होंने 50 मिलियन इन 5 years है, ये हमारे एक मेंबर ने भी पॉइंट रेज किया। तो इसके ऊपर अगर कोई कमेंट करना चाहे कि ये जो रिफंड की लिमिट लगा दी है, इसका क्या इम्पैक्ट है, और ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है ये बिजनेस कम्युनिटी टेकअप करेगी। ये तो मुमकिन ही नहीं ना, तो इससे तो बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर पैसा हुकूमत दबा के बैठ जाती है तो कारोबार कैसे करेंगे लोग? बिल्कुल, एक्सपोर्ट डिस्करेज होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, विद होल्डिंग टैक्स ऑन स्टेशनरी, यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 50D लिखा है, दिस मे बी 250D। तो अजीम साहब, अगर आप इस पे कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे, हमारे एक मेंबर हैं वो चाह रहे हैं कि 250D शायद ये विद होल्डिंग टैक्स ऑन स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स है। ये मेरे ख्याल में मेरी नज़र से गुजरा नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तो आखिरी सेक्शन ही 240 है। अच्छा, बिल्कुल सही है, वो 50D लिखा हुआ था। ये मैं शायद इसको देख नहीं पाया हूँ, कमेंट कर नहीं सकता। चलिए, राइट। अच्छा सर, हमने काफ़ी डिस्कशन कर ली, और कई चीज़ें एक्सपेक्टेड थी बिजनेस की, इंडस्ट्री की, कुछ एड्रेस हो गई, कुछ एड्रेस नहीं हुई। तो अब मैं वन बाय वन आप लोगों से कंक्लूडिंग कमेंट्स भी ले लेता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप समझते हैं इस बजट के अंदर अच्छी हैं, और क्या आप समझते हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए था, और इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो मेरे ख्याल मुनीब साहब आपसे स्टार्ट करना। मुनीब साहब, आप म्यूट हैं, इसको प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, इसमें एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि इंडस्ट्री को और कंज्यूमर को आपने रिलीफ देना है, तो टैक्स का रेट थोड़ा सा 1-2% जो है ना, इसको सेल टैक्स का वो नीचे लाना चाहिए था। वो तो बेसिकली नहीं हुआ। उसके अलावा रिलीफ मैयर की तरफ ही एक्सपेक्ट कर रही थी इंडस्ट्री भी, जो कि इतनी ज़्यादा इसमें जो है ना वो नहीं दी गई। तो इसलिए, और इसके अलावा ये जो इसमें अपील के में उन्होंने चेंजेस की हैं, वो भी कोई इतनी जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है, काउंटर प्रोडक्टिव होंगी। ADCR का एक अच्छा इन्होंने फैसला दिया है जो कि होना चाहिए था, वो तो बजट प्रपोजल में भी था कि ADCR का जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है, BR पे होना चाहिए। तो वो तो हुआ है, लेकिन बेसिकली वो जो एज ए जो लास्ट वाला जो बजट था उसी को उन्होंने रिपीट किया है। कोई मेजर जो चेंजेस जो है ना वो नहीं आ सकी, ना रिलीफ की, ना इन्होंने रेवेन्यू की मेजर इसमें ली। जी सर, अता साहब। जी, थैंक यू मुनीब साहब। अच्छा,
वकास खालिद साहब, आपने एक्सप्लेन किया था सेक्शन 73। हमारे आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा, और सेक्शन 73 की एक्सप्लेनेशन के लिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट आई है, तो थोड़ा सा आप उस पर भी दोबारा लाइट कर जी। दीजिए। एक्चुअली सेक्शन 73 एट प्रेजेंट इस वक्त ये है कि जी अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी जब परचेज करेगा, तो अगर 50,000 से ज्यादा की वो परचेज कर रहा है, इनवाइस जो है वो 50,000 से ज्यादा किया, तो उसने थ्रू क्रॉस चेक, थ्रू बैंकिंग चैनल पेमेंट करनी है। उसमें ही फिर ये एक सब सेक्शन 4 इन्होंने ऐड किया था बाद में। उसके तहत ये है कि जी जो भी रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है या प्रोड्यूसर जो है, वो 1 साल के दौरान 1 महीने में 1 करोड़ और 1 साल में 10 करोड़ से ज्यादा की सेल अनरजिस्टर्ड को नहीं कर सकेगा। तो अब इन्होंने कहा कि जी अब हम इसका स्कोप बढ़ा रहे हैं, इस प्रोविजन का, सब सेक्शन 4 का। यानी कि अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर तक ये बात नहीं रह जाएगी, ये बल्कि होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर तक चली जाएगी कि वो भी अनरजिस्टर्ड को 10 करोड़ से ज्यादा की सेल 1 साल में नहीं कर सकेंगे। थोड़ी सी है तो हाश प्रोविजन, लेकिन इससे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी, रजिस्ट्रेशन बढ़ेगी, टैक्स नेट बढ़ेगा इसमें। ये एक तो सेक्शन 73 के हवाले से। दूसरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लास्ट में देना चाहूंगा कि अब चूंकि बजट तो पेश हो गया, अब आज से मीडिया पे भी एक डिस्कशन शुरू हो जाएगी, अवाम भी बड़ा क्वेश्चन रेज करेंगे, कारोबारी लोग भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हर बंदा हमसे, बीइंग ए टैक्स कंसल्टेंट, हमसे हर बंदा ये पूछेगा कि जी कॉमन मैन के लिए क्या रिलीफ है। तो कॉमन मैन के लिए हम एक तो ये कह सकते हैं कि अगर चाहे सैलरी तो नहीं बढ़ी, लेकिन कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, एक तो ये रिलीफ है। दूसरा, काफी सारे आइटम्स हैं मेडिकल के, मेडिसिन रिलेटेड हैं, ये कोविड-19 से रिलेटेड किट्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, कैंसर के पेशेंट्स के लिए काफी सारी मेडिसिन हैं जिनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई है। तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी प्राइसेस नीचे आएंगी। एक तो ये है। दूसरा, हमारी नौजवान नस्ल के हवाले से ये है कि अब मोबाइल फोन पाकिस्तान में बना करेंगे, तो हो सकता है कि उनकी प्राइसेस कम हो जाए। तो ये मेरे लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, ये मोबाइल फोन्स का उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया, तो लेट्स होप कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान आ जाए। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर आएगी भी तो रिसर्च इंडस्ट्री नहीं होगी, ना मैन्युफैक्चरिंग होगी या सबलिंग इंडस्ट्री होगी, बट एटलीस्ट कुछ तो शायद कुछ फर्क पड़ जाए और हमारे लिए जूम पे मीटिंग करना ज्यादा आसान हो जाए। ये भी ठीक है सर। तो शाहिद, आपके प्लीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स। जी ये सर, मैं जैसे मैंने ओपनिंग सेंटेंसेस में बोला था कि एक स्टेटस को बजट ही है। हालांकि एक्सपेक्ट हम ये कर रहे थे कि जिस तरह से नॉन ट्रेडिशनल किस्म के हालात हैं, पेंडेमिक है और बड़े अनयूजुअल से अब जो हालात से इंडस्ट्री गुजरी है, तो शायद इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री की रिवाइवल के लिए, चूंकि आपको पता है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लास्ट ईयर भी डाउन थी और इस साल 7.78% नेगेटिव ग्रोथ है। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये आपकी जीडीपी का ऑलमोस्ट 17-18% जो है फॉर्मुलेट करती है। और टैक्स कलेक्शन अगर आप देखें तो ये मोर देन 50% जो ओवरऑल टैक्स कलेक्शन है उसमें ये कंट्रीब्यूटर है ये सेक्टर। और 70-80% जो है जो आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग अगर -7.78% से ग्रो कर रही है, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम कुछ स्पेशल एक्सपेक्ट करेंगे इस बजट में कि किस तरह से लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की रिवाइवल हो। तो उसमें तो कोई इस तरह की चीजें नजर नहीं आई हैं बजट में कि जिससे हम कोई रिवाइवल वाला लेके आए। ये तो सिर्फ 2+2 वाली हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे मैंने अर्ज की कि स्टेटस को है कि जी उस चीज को कम कर दें, इस चीज को हम बढ़ा दें। तो कोई अनयूजुअल और नॉन ट्रेडिशनल चीजें अच्छी इसमें नजर नहीं आई। इसके अलावा कुछ चीजें जो मिसिंग हैं इस बजट में, शायद फाइनेंस बिल में या जब नेशनल असेंबली में इस पर कोई डिस्कशन हो, अगर होती है तो वो ये था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए खास तौर पे जो आपका पावर टैरिफ है उसके लिए शायद जिस तरह से पिछले दिनों में कुछ मीडिया में कैंपेन्स हुई और कुछ वर्किंग्स भी हुई कि जी आईपीपीस के साथ वर्किंग हो रही है कि शायद कोई टैरिफ जो है रैशनलाइज हो जाए, वो इंटायरली मिसिंग है। कोई प्लान जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसमें वो नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान का 100 बिलियन प्लस का हर साल जो है वो एक बजट का एक बड़ा मेजर चंक जाता है ऐसे स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस की तरफ, दोज आर लॉस मेकिंग। उसमें बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, पीएए है, रेलवे है, स्टील मिल है, या इस तरह की और जितने भी बड़े इदारे हैं,
उनके लिए भी इंडस्ट्री एक्सपेक्ट कर रही थी कि चूंकि मेरे टैक्स की पेमेंट से, आपकी टैक्स की पेमेंट से उन इदारों को अगर जो है सब्सिडाइज किया जाता है, उनके लॉस को जो है वो शेयर किया जाता है, तो ये भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली मेरे और आपके शोल्डर्स पे ही आता है, या ऐसा सेक्टर जो कि पेइंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसी को पे करना पड़ता है। तो बजट में इंटायरली कोई प्लान नहीं नजर आया कि जो इस तरह के लॉस मेकिंग जो यूनिट्स हैं, जो स्टेट और जो एंटिटीज हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो एक टॉपिक जो 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 हमारे मोहतरम हारदल अजीज प्रेसिडेंट का बड़ा एक जो है ना जी, वो इस पे बड़ा अच्छा बोलते हैं हमेशा हर फोरम पे, वो मैं उन्हीं का फिक्र है, मैं उधार लूंगा कि इस मुल्क में आपको पता है कि 4 रेगुलेटर्स हैं जी। एक रेगुलेटर आपका स्टेट बैंक है, दूसरा रेगुलेटर आपका SCCP है, तीसरा रेगुलेटर आपका FBR है, चौथा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। तो जो पहले दो रेगुलेटर्स हैं, स्टेट बैंक और SCCP, दे आर फुल विद क्या कहना चाहिए, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स हैं, वो अपने MTUs ले रहे हैं। SCCP में भी आपके प्रोफेशनल ACMA दूसरे प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स पढ़े हुए हैं। लेकिन ये जो जो रेगुलेटर्स हैं जो मेरे और आपके जो है टैक्सेस की कलेक्शन के लिए और उनके ऑडिट के लिए जिम्मेदार हैं, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और FBR है। तो FBR पे तो मेरे दोस्त अभी भी वही CSS क्लास और वो जो कॉमन जो बैचेस हैं वही जो है विराजमान है। और इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई प्लान नहीं है, कोई रिफॉर्म्स नहीं है, 2 सालों में कुछ नहीं हुआ। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि विद होल्डिंग रजीम को ही हम बढ़ाते चले जा रहे हैं, टैक्स पेयर को ही हम बर्डनाइज करते जा रहे हैं, पुलिस मैन भी हम टैक्स पेयर को ही बना रहे हैं, और एंड ऑफ द डे जो विद होल्डिंग वाला है वो अपना जो नॉन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को भी भुगते और फिर लास्ट पे आके FBR को भी भुगते। तो ऑडिटर जनरल का भी यही हाल है। तो ये जब तक FBR सर मेरा बिजनेस पार्टनर नहीं होगा, देखिए दूसरे मुल्कों में, दूसरी इकोनॉमीज में FBR या जो भी उनकी टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है, दे आर द ब्रेड विनर्स, वी आर द ब्रेड विनर्स फॉर द कंट्री। मैं बतौर इंडस्ट्री और FBR बतौर मेरा टैक्स पार्टनर, वी आर द ब्रेड विनर्स। हम मिल के मुल्क को चलाते हैं। तो ये वाला जो रोल है ये सर मिसिंग है। बिल्कुल ठीक है सर। और मैं अक्सर एक वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया करता हूँ कि इत्फाक हुआ इजिप्ट में अलेक्जेंड्रिया जाने का, तो वहाँ पे हमारे एक लोकल ग्रुप की टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वहाँ विजिट किया। तो वहाँ पे जो साहब हमें सारा जिन्होंने हमें वहाँ पे सैर करवाई और इंडस्ट्री दिखाई और सिटी भी दिखाया, उन्होंने बताया कि वहाँ पे कितने वो बिजनेस फ्रेंडली हैं। तो वहाँ पे जो उनका बिजली का बिल आता था दैट वाज इन डॉलर्स। तो वो पाकिस्तानी हमारी अकाउंटेंट वाली सोच कहते जी, मैंने उनसे पूछा कि जी मुझे ये बता दें कि आपने डॉलर से मुझे बिजली का बिल भिजवा दिया और इसको मैंने इजिप्शियन पाउंड्स में कन्वर्ट करके पेमेंट करनी है, तो मैं ये जो कन्वर्जन रेट है महीने के शुरू का लूँ, महीने के आखिर का लूँ, बिल की डेट का लूँ, या जिस दिन पेमेंट कर रहा हूँ उसका लूँ, तो मैं कौन सा लेना? तो वो जो साहब वहाँ पे थे उन्होंने कहा व्हाटएवर सूट्स यू। ठीक है ना। तो वो इतने बिजनेस फ्रेंडली थे कि उन्होंने कहा जी आप ये मत देखें कि वो हुकूमत को क्या फायदा है, आप ये देखें कि आपके बिजनेस को क्या फायदा है। तो कि हमें इस माइंडसेट को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा और तभी ये हम आगे बढ़ेंगे। सर हमें अब्दुल रज़ाक साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया और बड़ा इंतज़ार करवाया इन्होंने हमें, तो सर वी मिस्ड यू। सो अब आप आ गए हैं तो फटाफट आप हमें हमारे साथ शेयर करें आपके जो व्यूज़ हैं इस बजट के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू उतर साहब। मैं जो ओवरऑल इस पे जो एक चंद कमेंट्स करूंगा वो यही है कि ये टैक्स तो नए नहीं इम्पोज किए गए या नए नहीं लगाए गए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से बहुत से एरियाज को बीच में लाया गया है और ये डॉक्यूमेंटेशन इसमें बढ़ेगी और जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा सा मुश्किल में जाएगा। जो नया जो छोटा बिजनेसमैन है उसके लिए भी प्रॉब्लम ये क्रिएट होंगी। तो अभी जब हम डिटेल में देखेंगे कि विदहोल्डिंग टैक्स को और जो सेल टैक्स में जो चेंजेस हुई हैं तो उसका बिजनेस की कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, उसकी बिजनेस की जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, तो वहाँ से डिटरमिन होगा कि ये नए टैक्सेस तो नहीं है लेकिन कंप्लायंस कॉस्ट और जो उसकी है बिजनेस के लिए थोड़ी सी मुश्किलात वो बढ़ेंगी और डॉक्यूमेंटेशन की तरफ थोड़ा सा
इकानमी को फिर ले जाया जा रहा है। आई डोंट नो कि पीछे से वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है या इनके, अब क्योंकि पहले ये थोड़ा सा इन्होंने ये इस तरह का हमें गैस दिया कि शायद डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी रिलीफ देंगे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत सख्त हो जाएगी या बिजनेसमैनों की कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ेगी। थैंक यू अतर साहब। अतर साहब अनम्यूट कीजिएगा। अतर साहब आपका माइक म्यूट है। काफी डिस्कशन हो गई है उनसे। तो रज़ाक साहब वो जो था, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके जहन में अभी हो 14 to 12% का जो चेंज है सेल्स टैक्स रेट के अंदर उन लोगों के लिए जो कि पॉइंट ऑफ सेल से कनेक्ट होंगे एफबीआर के साथ, वो अगर एक्सप्लेन कर दें, ये हमारे मेंबर की रिक्वेस्ट है। अनम्यूट कर लीजिएगा रज़ाक साहब प्लीज। जी आवाज आ रही है अतर साहब? प्लीज आ रही है। अतर साहब आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। हेलो जी रज़ाक साहब मैं आपको सुन सकता हूँ। जी अतर साहब आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। अच्छा, इसमें मैं ये अर्ज करता हूँ कि जो 17 का जो रूटीन का रेट है, ये इन्होंने पॉइंट ऑफ सेल के साथ जितने भी वो लोग कनेक्ट होंगे, या इन्होंने ये 30 जून की डेडलाइन भी दी हुई थी कि यहाँ तक सारे जो है जो टियर 1 के जो रिटेलर हैं वो इस सिस्टम के तहत पॉइंट ऑफ सेल को एफबीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट करें। तो उसमें 2% की उन्होंने राय दी हुई थी, जो सॉरी 17 की बजाय वो 14% पे ना 3% उनको राय थी। अब 14 से भी कम 2% और उनको रिलीफ दिया जा रहा है कि आप 12% पे जो है वो सेल टैक्स चार्ज करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी रिलीफ है, लेकिन ये सिर्फ इसलिए इंसेंटिव दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो टियर 1 के रिटेलर जो है वो आके पॉइंट ऑफ सेल को कनेक्ट करें एफबीआर के सिस्टम के साथ। और इसमें जो अब इन्होंने नई डेडलाइन दी है वो अब इन्होंने 30 दिसंबर कर दी है, यानी 6 माह का और टाइम दिया जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप हो सकता है उसमें कोई क्राइटेरिया फिर वही बना दिया जाए कि जो बड़े हैं उनको फिर पहले मरहले में कनेक्ट किया जाए और उसके बाद जो छोटे हैं। तो बाहर तो देखें 5% की एक रूटीन का नॉर्मल रेट 17% है, और इनके लिए जो स्पेशल इनको रेट दिया गया वो 12% है, और इनपुट टैक्स उसी तरह ही है, वो दोनों की एडजस्टमेंट उसी तरह ही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा रिलीफ है। और बास सिचुएशन में मैं ये भी सपोज करता हूँ कि हो सकता है उनकी 5% वैल्यू एडिशन ही ना हो, यानी जो इनपुट में 5.5% का जो डिफरेंस है, इतनी उनकी वैल्यू एडिशन ही ना हो। तो आई थिंक उनका जो पीछे से इनपुट है वो भी एक्सेस हो सकता है इस सिचुएशन में। लेट्स सी, आगे हम देखते हैं कि इसको किस तरह से आगे इसको मैनेज किया जाता है। प्रैक्टिकल बताया कि वो एक्सेस हो जाएगा तो थैंक यू सर। थैंक यू रज़ाक साहब। अच्छा आई विल लास्ट जो हमारे पैनलिस्ट हैं और सबसे सीनियर है अजीम साहब, उनके पास जाऊंगा। सर एक मेंबर का क्वेश्चन ये है कि 21D के अंदर जो एक्सपेंसेस का डिसअलाउंस है, सेल्स जो एट्रीब्यूटेबल टू हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा और अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज दीजिएगा। ये 21Q है। 21Q सॉरी माय मिस्टेक जी। अच्छा 21Q है। इसमें देखिए एक अभी शाही साहब ने बड़ा तफसील से इसको बताया, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई शख्स अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को सेल कर यानी अनरजिस्टर्ड पर्सनस को अगर सेल करता है तो उसका फार्मूला भी इस प्रोपोज सेक्शन में दे दिया है कि उसके एक्सपेंसेस को प्रोरेटा कर दिया जाएगा। जो उसने रजिस्टर्ड पर्सन के को सेल के, ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स करते हैं सेल्स टैक्स में, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे अब आप डिडक्शंस आपकी जो एक्सपेंसेस हैं उनको भी अपॉर्शन करेंगे, और वो जो पर्टेनिंग टू यानी जो रेशो आपका एक्सपेंसेस का जो क्वांटम आपका रेलेवेंट टू रजिस्टर्ड पर्सन को सेल को आएगा, वो एक्सपेंसेस आपको अलाउ हो जाएंगे। और जितना पोर्शन एलोकेट होगा आपका उस फार्मूले के तहत जो इसमें इन्होंने दिया है, जितना पोर्शन एलोकेट होगा आपका अनरजिस्टर्ड टैक्स पेयर के सेल के ऊपर,
वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 20%। 20% का इसमें इन्होंने कैप लगा दिया। इससे ज़्यादा अगर डिसअलाउंस हो रहा होगा तो वो आपको 20% के ऊपर होगा। अच्छा, जैसे मैं फिर बोल रहा था, शाहिद साहब ने बड़ा तफसील से बताया। देखिए, जो पिछले साल का जो बजट आया था तो उसके अंदर जो CNIC वाली लिमिट इन्होंने रखी है, CNIC की जो प्रोविज़न डाली थी, जिसके ऊपर आज तक हड़तालें भी हुई हैं और लिटिगेशन भी हुई हैं और अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस भी आया और उसके बाद फिर अब आखिरकार उसको 50,000 से 1 लाख किया है। तो ये पिछले साल हड़तालों का जो रीज़न थी वो शनाख्ती कार्ड था। इस साल हड़तालों की जो रीज़न आने वाली है वो ये 21Q आने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सिर्फ हड़तालों तक बात नहीं है, मेरे हिसाब से शायद ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि हमें अगले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। ये तो आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ। 2-3 चीज़ें जो आखिर में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। एक और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है मेरे ख्याल में, वो भी डिस्कस करते चलते क्योंकि हमारे काफ़ी मेंबर इंडिविजुअल टैक्सेशन से भी काफ़ी हैं। एक इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर एक चेंज ये लेके आए हैं इस दफ़ा, जो आपको शायद याद हो कि 3 मई को जब हमारा प्री बजट वेबिनार हम लोगों ने किया था तो उसमें मैंने ख़ास तौर पे ये पॉइंट आउट किया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को के साथ जब से ये 2001 का ऑर्डिनेंस आया, हमने एक खिलवाड़ लगाया हुआ है। हम पहले उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में लेके जाते हैं, फिर उसको सेपरेट ब्लॉक इनकम में लेके जाते हैं, फिर उसको नॉर्मल में लेके जाते हैं। 2 साल पहले हम फिर उसको सेपरेट ब्लॉक में ले गए और आज एक मरतबा फिर हमने उसके अगेंस्ट डिडक्शंस अलाउड करना शुरू। तो ये एक अमेंडमेंट है। होप कि दिस इज़ द लास्ट टाइम कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में डिडक्शंस अलाउड हो रही हैं। नाउ कॉर्पोरेट टैक्सेशन सिंस 93 जो है ना, ये प्रॉपर्टी इनकम के अंदर इतनी चेंजेस आई हैं कि आप भूल जाते हैं, वो जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं, फिर चली जाती हैं, फिर एक नई regime आ जाती है, फिर हम बैक। जी बिल्कुल। तो लेट्स होप कि ये इस मरतबा एक दफ़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये रहेगा। अच्छा, दो एक बातें और भी हैं जो ये भी हमने डिस्कस की थी प्री बजट सेमिनार में, मैंने खास तौर पे, और अब दोबारा किसी हद तक मेरी वो वाली बात इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई कि हमने कैपिटल गेन टैक्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर तो हमने रिलीफ दे दी है कि जहाँ पे हमने उसका होल्डिंग पीरियड 8 साल से कटेल करके 4 साल पे ले आए। मैंने उसमें एक गुजारिश की थी जो मैं अभी भी समझता हूँ कि होनी चाहिए थी इस बजट में और मिसिंग है, कि ये जो कैपिटल गेन की एग्जम्पशन है ये आपको इस दफ़ा इन्हांस कर देनी चाहिए थी एग्जम्पशन और उसकी रिडक्शन या होल्डिंग पीरियड नॉर्मल कैपिटल एसेट्स के ऊपर, क्योंकि ख़ास तौर पे इस सिनेरियो में जब हम कोविड एनवायरनमेंट में हैं और जहाँ पे लोग इकोनॉमिक क्राइसिस में गए हैं, और मैं पर्सनली विटनेस हूँ इसका कि कई लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्पोज ऑफ किया है, तो और फोर्स सेल हुई है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की फोर्स सेल हुई है, तो इनको इसमें भी ज़रा सा होल्डिंग पीरियड में रिलीफ देना चाहिए था। इसी तरह इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की एक टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है हमारा सेक्शन 62 में, वो भी अगर आप इन्वेस्टमेंट में टैक्स क्रेडिट अवेल कर चुके हो और विद इन 2 ईयर्स आपने डिस्पोज ऑफ की हो तो आपसे वो टैक्स क्रेडिट वापस ले लिया जाता है। तो मेरे ख्याल में उसमें भी नज़रसानी की ज़रूरत थी, उसको हमें इस दफ़ा अवेंस में रख लेना चाहिए था। एक और चेंज जो इन्होंने की है बजट में, हमने डिस्कस नहीं किया अभी क्योंकि वो ज़्यादा इधर रेलेवेंट नहीं थी, लेकिन वो भी बड़ी मेजर चेंज है कि हमने जो सेक्शन 113 का मिनिमम टैक्स है बेस्ड ऑन टर्नओवर, इस दफ़ा उसको एक्सटेंड किया है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट के ऊपर। यानी नॉन रेजिडेंट को हम की परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है तो हम उसके ऊपर भी टर्नओवर टैक्स अब लगाने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही है कि जहाँ पे हमने और दूसरे सेक्शन में परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को कंपनीज, पाकिस्तानी कंपनीज के साथ एट पार रखा है, तो ये बात समझ में आती है कि ये सोच के शायद की होगी, लेकिन शायद एक दूसरा एस्पेक्ट इसका ओमिट हो गया है या कोई इसका सोल्यूशन सोचा है, वो ये है कि डबल टैक्स ट्रीटी का क्या होगा। डबल टैक्स ट्रीटी में जो आर्टिकल 7 होता है बिजनेस प्रॉफिट्स का, ये किसी तरह से उसको हिट करेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हो रही है इसकी, क्योंकि टर्नओवर अगेन बिजनेस प्रॉफिट में ही जा रही होती है। तो ये मेरे ख्याल में कुछ इसको रिव्यू की शायद ज़रूरत है। और मेरे ख्याल में हमने टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, जी एक बात और थी, टैक्स प्रोफाइल, और अतर साहब आपने जिक्र किया था कि हैवी पेनल्टीज़ पे आ गई है, तो शाहिद साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए
कि इनकम टैक्स वालों के पास नादरा का डेटा तो ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए, वो एक डेटाबेस अवेलेबल है, वही हमारा प्रोफाइल है, ठीक है। तो अब हमें एक नया प्रोफाइल मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी अथर साहब के ऊपर ही लगा देते हैं कि अथर साहब आप ही ये प्रोफाइल भी आप मेंटेन किया करें। अच्छा, सिग्निफिकेंट बात यह है कि मैं इत्तेफाक से कल ही लॉगिन किया हुआ था अपने IRIS में, और वहाँ पे एक नया बटन अवेलेबल है माय प्रोफाइल के नाम से। तो आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा हो, कोई नहीं देखा हो, माय प्रोफाइल वहाँ पे अवेलेबल है। कल जब मैंने उसको क्लिक किया था तो वो ऑपरेटिव नहीं था, उस पर डेटा तो मेरा लिखा हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन ये कि उसको मैं एडिट कर नहीं सकता था। लेकिन मोस्ट ऑफ ये जब 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगा तो वो एडिटेबल होगा। तो ये हार्श प्रोविजन है, यस, पेनल्टी इज वेरी हार्श, ये नहीं होनी चाहिए। राइट। थैंक यू अजीम साहब, थैंक यू ऑल जिन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया। और कुछ चेंजेस जो हैं, ज़ाहिर बात है उस पर हमें फर्दर अभी डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत है। और उसके लिए हमने मलिक साहब के लिए एक सेशन हम सेपरेट अरेंज कर रहे हैं ट्यूसडे को। आई होप कि वो ट्यूसडे तक हम अरेंज कर लेंगे। उसमें मलिक साहब जो है बहुत डिटेल में जाके इन चीज़ों को देख लेंगे। आज का सेशन जो था एक ओवरव्यू था, और जो चीज़ें हमें अपेरेंटली मिली उसके ऊपर डिस्कशन थी। थैंक यू एवरीवन। और मलिक साहब मेरे साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं, और मेरा जो आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड बड़ा, मैं आपको फिजा मुकाम पे बैठा हूँ, लेकिन मलिक साहब एक कुर्सी छोड़ के मेरे साथ बैठे। उनका जो व्यू है वो इतना अच्छा नहीं है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें आज के वेबिनार के। अतर साहब आप मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में बैठे हैं और वो रावलपिंडी में बैठे हैं। सर ये बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं। ये मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। Thank you very much, Adar Sahab. And Bismillahirrahmanirrahim. First of all जी बड़ा अच्छा सेशन रहा, और बड़ी अच्छी सारे कमेंट्स, और इतने शॉर्टर पीरियड में फर्स्ट टाइम यहाँ ICMA में हमने अरेंज किए, और अदर साहब ने अच्छे तरीके से सारा कन्वीन किया। और सेक्रेटेरिएट डेफिनेटली ED साहब और आसिम साहब जो कि इन सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स के पीछे वो काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपना किरदार अदा किया है। तो मैं यही कहूँगा कि जी ओवरऑल बात कर लेते, क्योंकि सेक्शन वाइज आपने बहुत डिटेल में सारे लोगों ने बात कर ली है। तो मैं दोनों एस्पेक्ट से बात करूँगा, फ्रॉम ICMA के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो स्पेसिफिकली बिजनेस कम्युनिटी क्या सोच रही है इस बजट में। क्योंकि इसके साथ ही हम जूम में हमारी चैम्बर्स के साथ भी मीटिंग चल रही थी इधर ही, तो वो भी मेरे से व्यूज़ मांग रहे थे, और उनके भी व्यूज़ मैं सुन रहा था कि वो क्या चाह रहे हैं। तो एक्चुअली हमने रिसेंटली एक मीटिंग की थी ऑल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, 12th वो जूम पे मीटिंग हुई थी। तो उसमें हमने एक डिक्लेरेशन मीन प्रपोजल्स जो कि ICMA के भी थे और उनके अपने भी सारे कंबाइन करके FBR को भिजवाए थे। और उनमें हमारे सबसे ज़्यादा जो एक एक्सपेक्टेशन थी, जो कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि गवर्नमेंट उस साइड पर जाएगी, और वो ये था कि जी कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप इकोनॉमिक सिचुएशन को रिवाइव करने के लिए ऐसे क्या स्टेप्स लेंगे कि जिसकी वजह से जो एक बिजनेस कम्युनिटी है वो उनका एक जो सिस्टम है वो चलना शुरू हो जाए, और उस पे एक साइकिल चलेगा तो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली सारी साइड पे जाएगा, और फिर वो टैक्स देने में भी उनको कोई इतना मसला नहीं होगा। अभी जो सिचुएशन ये आ रही है कि इन्होंने जो 3-4 ऐसी चेंजिंग की हैं जो कि हार्श हैं, जो कि हम डिस्कस भी आप लोग कर चुके हैं। और उसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी सेल टैक्स ये लेके आएंगे सिंगल डिजिट पे, और उस पे बात भी हुई थी। इवन FBR में जब हम गए तो उन्होंने इन्हें कहा था कि जी ठीक है हम 8-9% पे वी आर थिंकिंग के इसको ले जाएं। तो हमारी डिमांड थी कि इसको 5% पे लेके आएं, ICMA की तरफ से भी और चैम्बर्स की तरफ से भी। और सेकेंडली हमने कहा था जी जो एनुअल टैक्स है इस दफ़ा बजाय आप उनसे कलेक्ट करने की बजाय उन्हें आप 50% या एक प्रोपोर्शनेट करें कि जी मंथली वो कितना अर्न कर रहे थे, और जितना अरसा लॉकडाउन या इस तरह की सिचुएशन है उसे प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करके उतना माइनस कर दें। और आप कहें जी कि अगर वो 12 लाख मंथ का डिक्लेयर कर रहा है और उसके 4 महीने लॉकडाउन में चले गए हैं
या क्राइसिस में चले गए तो एटलीस्ट 400,000 मस्ट बी डिडक्टेड, ताकि उसको नजर आए बिजनेस कम्युनिटी को कि जी FBR ने कुछ किया है। और सबसे ज्यादा हमने उन्हें ये कहा था कि जी मेक अ स्ट्रक्चर चेंजिंग करें, रादर के आप अगेन वही काम शुरू कर दें। अच्छा, इस पे अब जो सेक्शंस में चेंज आई जैसे विद होल्डिंग की, वो अच्छी मतलब है कि इन्होंने डिलीट काफी जगह पे कर दिए विद होल्डिंग टैक्स का। उससे ये है कि बिजनेस कम्युनिटी को थोड़ा मार्केट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे ईज हो जाएंगे। 153 सेक्शन की जो थ्रेशोल्ड का इंक्रीज का वो बड़े अरसे से डिमांड थी हर प्लेटफॉर्म से ही, तो वो इन्होंने 50 से 100 मिलियन कर दी। एडवांस टैक्स एजुकेशन अब्रॉड का जो था उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे और उस पर रेट मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हें डिलीट की बजाय उस पर कम होना चाहिए था। बहरहाल इन्होंने उसको टोटली डिलीट कर दिया। और जहाँ पे इन्होंने 152 सेक्शन की एग्जाम्पशन दी है हज ऑपरेटर्स को, वो तो मैं खुद जाके एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हफीज शेख साहब से उनसे कमिट करा के आया था। तो मैं क्योंकि होप का भी हज ऑर्गेनाइजेशंस का एडवाइजर भी हूँ, तो मैं नूरुल कादरी साहब को लेके गए थे हम उनके पास, और फिर चेयरमैन FBR और हामिद अतीक साहब से कमिटमेंट हुई थी। तो लेकिन हमारी कमिटमेंट दो चीज़ों पे हुई थी कि एक 152 सेक्शन एबॉलिश होगा और उसके साथ साथ 113 जो मिनिमम टैक्स का है वो 1.5% से 0.5 पे आएगा। तो वो तो उन्होंने नहीं किया, शायद डिटेल में जो आए उसमें आ जाए, 152 कर दिया। 236D शादी हॉल्स का किया है, वो भी हमने लिखा था, लेकिन शादी हॉल्स आजकल वैसे ही बंद है, तो उनका इन्होंने अगर डिलीट कर भी दिया है तो आई थिंक उनका तो ये सीजन ही गुजर गया है शादियों का, तो उसमें हमारे मेंबर्स ने भी जिन्होंने करनी थी शायद वो भी डिले हो गई हैं, तो उसमें तो विदहोल्डिंग टैक्स इन्होंने ख़त्म कर दिया और वो करना भी चाहिए था। अलबत्ता इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह जिन पे ऑलरेडी बड़ा कम रेट पे था, उस पे ख़त्म किस लिए किया वो उसका आइडिया नहीं है। अलबत्ता एडवांस टैक्स टू आरतीज वगैरह और कमीशन एजेंट्स, उनका एक्चुअली मार्केट में आरतीज और कमीशन एजेंट्स जितने बैठे हुए हैं वो टैक्स तो दे ही नहीं रहे उस लिहाज से, और उनको ये वाकई प्रॉब्लम होती है पेमेंट करते हुए। उन पे इनकम टैक्स तो टर्नओवर टैक्स और प्रॉफिट पे तो लगाया जा सकता है, विदहोल्डिंग उनका वैसे ही बड़ा इम्प्रैक्टिकेबल था, तो वो भी एक अच्छा स्टेप है कि चले उन्होंने उसको बेनिफिट दे दिया। रियल टाइम एक इन्होंने किया कि जी रियल टाइम एक्सेस डेटाबेस कर सकते हैं सारे डिपार्टमेंट्स, वो एक ये होगा कि अब उसमें अगर देखा जाए अगर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स आपस में शेयर करेंगे तो उसमें खासी हो सकता है तो अच्छी चीज़ एज ए प्रोफेशन तो हम कहेंगे, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी के हिसाब से उसको खासा जो है प्रॉब्लम आएगी। एक इन्होंने नई चीज़ डाली है जो कि बेंचमार्क रेशो के हिसाब से असेसमेंट है, वो एक्चुअली इन्होंने ये कर दिया कि जी अगर कोई छोटे बिजनेस कम्युनिटी है जो कि अपना रिकॉर्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दे सकते, तो उनके लिए वो हर सेक्टर का एक बेंचमार्क जो ऑलरेडी भी अवेलेबल है उसको शायद वो रिवाइज करें, उसके मुताबिक असेसमेंट करेंगे। तो इट्स आल्सो यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ एग्रीड असेसमेंट का ही हो सकता है, लेकिन आप प्रैक्टिकली इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जरूरी नहीं है कि एक बिजनेसमैन को वही एनवायरनमेंट अवेलेबल हो दूसरे को, या जो एक जुरिडिक्शन में कर रहा है वो दूसरा भी उसी में कर रहा हो, तो वो ये बड़ा क्वेश्चनेबल इसमें भी आएगा। रिवीजन ऑफ वेल्थ स्टेटमेंट क्या है, वो हम तो हर दफा ये लिखते हैं कि इसको ट्रिकल डाउन करें, इसकी पावर जो है AC तक और DC तक लेके आए। उन्होंने इसको कोई नहीं चेंज किया, उन्होंने दोबारा बल्कि वेल्थ स्टेटमेंट की बजाय जो 60 डेज की थी इन्होंने उसको भी कर दिया है कि जी 60 डेज की बजाय दोबारा कि ये इसकी वेल्थ स्टेटमेंट की रिवीजन जो है इसकी पावर जो है वो कमिश्नर के पास ही रहेगी। हालांकि रिटर्न में इन्होंने 6 मंथ की रिवीजन का अलाउ किया है, और इधर उन्होंने वेल्थ स्टेटमेंट का लिख दिया है कि जी उसकी जब तक कमिश्नर अलाउ नहीं करेगा तो आप रिवाइज नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा एग्रीड असेसमेंट एक अच्छी काविश है कि इसमें अगर तो इसको कोई नेगेटिवली डिपार्टमेंट में यूज ना हो, तो इसमें अच्छा है कि अगर कोई पर्सन अपील पे जाने के बजाय वो किसी एग्रीड असेसमेंट में आ जाता है तो उसमें कुछ टैक्स गवर्नमेंट को भी मिल जाएगा और उसकी असेसमेंट हो जाएगी और केसेस जो हैं बजाय पाइल अप होने के वो रिजॉल्व होंगे। कैपिटल गेन टैक्स इन्होंने उसमें पीरियड उसमें ख़त्म कर रहे हैं और उसके साथ 25%
टैक्स पर ईयर उसको रिड्यूस करेंगे, तो ये भी अच्छा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और इन हालात में वैसे तो मतलब आइडिया तो उस वक्त कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाने का यही था कि सारा पैसा पार्क उधर हो रहा है, लेकिन इन हालात में क्योंकि इकोनॉमी का व्हील चलाने के लिए इस तरह की जो अमेंडमेंट्स हैं और रिलैक्सेशन है वो बड़ी अच्छी हैं। ADRC की अच्छी चेंज आ गई है, और इसके साथ साथ 236I ये भी हमारी तरफ से काफ़ी ज़्यादा था कि भाई जो लोग ATL में हैं तो उनका 5% एजुकेशन में 2 लाख से ऊपर डिडक्ट करने की बजाय आप उनको रिलैक्सेशन दें, तो वो उन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया। और एग्जाम्पशन टू पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की अगर वो एग्जाम्पशन अप्लाई करते हैं और 15 दिन में आ जाती है तो ऑटोमेटिक, तो इट्स आल्सो अ गुड चेंज। 2 हार्श जो हुई हैं मैं लास्ट जो डिस्कस करूंगा, एक जो अनरजिस्टर्ड पर्सन वाली है कि अगर उसमें होंगे तो वो डिसअलाउ करेंगे एक्सपेंस, वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बिजनेस कम्युनिटी को। एंड सेकंड इज जो रिकवरी प्रोसीडिंग है सेक्शन 138, ये शब्बर जैदी साहब ने बड़ी अच्छी पावर अपने पास रखी थी, तो इन्होंने दोबारा टैक्स अथॉरिटीज को डेलीगेट कर दिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब फिर लोगों के अकाउंट फ्रीज होना शुरू हो जाएंगे और फिर उनको वही प्रॉपर्टी के नोटिस जाना शुरू हो जाएंगे। तो ये हैरेसमेंट वाला सेक्शन जो है, ये तो हम हर दफ़ा लिखते हैं कि FBR को फ्रेंडली उस पे मोड में आना चाहिए बजाय इसके कि हैरेसमेंट में जाएं, तो इन्होंने फिर इस सेक्शन को दोबारा रिवाइव कर दिया, अपनी पावर कर दी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि एक स्ट्रक्चरल किस्म की चेंजिंग लेके आए, और हमने तो ये कहा था कि ये एक मौका है IMF को आप मींस के आर्ग्यू कर सकते हैं और एक स्ट्रक्चर किस्म की चेंजिंग ला के पूरे सिस्टम में और FBR में चेंजिंग लेके आए, बजाय इसके कि आप वही हैरासमेंट और वही टारगेट्स और वही उसी साइड पे चलें और सेल टैक्स को नीचे लेके आए। इसके अलावा एनुअल रिटर्न, लेकिन एनुअल टैक्स को, लेकिन उस साइड पे काम नहीं हुआ। कुछ चेंजिंग अच्छी आ गई हैं जैसे विद होल्डिंग टैक्स वाली, उसमें लोग इजी हो जाएंगे, तो इन्होंने यही किया है कि छोटी मोटी चेंजिंग्स करके दे दी हैं और बाकी जो मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हो। तो दैट्स दी ऑल बजट हमारा अभी तो जितना आया है उसके मुताबिक, और जो मैंने अभी सुना है और आप लोगों से, और अभी जो हाईलाइट्स आई हुई थी, तो उनमें तो यही चीज़ें हैं। तो आगे हम नेक्स्ट जो अतर साहब नेक्स्ट वीक में जो प्लान कर रहे हैं डिटेल्स में, तो वो इंशाल्लाह जब फाइनेंस बिल आ जाएगा तो उसमें हम इसको डिटेल में देख लेंगे। विद दिस मार्क्स, थैंक यू वेरी मच, और आप लोगों का शुक्रिया, बड़े कम टाइम पे बड़ी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और जो चेंजिंग आई है आपस में हमने डिस्कस करा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती टाइम का। आवाज बहुत कम आ रही है जी सर। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सर आपका, आपने भी टाइम निकाला, बाकी काउंसिल मेंबर्स ने भी सबने टाइम निकाला, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छी नेशन वाइड हमारे पास प्रेजेंटेशन रही हमारे तमाम मेंबर्स की तरफ से। बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाहिद इरशाद साहब का, जिन्होंने इंडस्ट्री का व्यू हम तक पहुँचाया बड़े अच्छे तरीके से। फैसलाबाद से माशाल्लाह हमारे काउंसिल के मेंबर हैं, हमारे मुल्तान से खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, यू स्पेयर्ड योर टाइम। अजीब साहब फ्रॉम कराची, मुनीब साहब ऑल्दो ज्वाइंड अस अ बिट लेट, लेकिन माशाल्लाह देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छी बात है सर। मुनीब साहब आपने कहीं कोयटा से हमारे मेंबर हैं, और same as a case with Razak साहब, alhamdulillah having a good preparation and good command on the tax related issues, लेकिन कुछ थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया। रजाक साहब बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे इस्लामाबाद से मेंबर जो प्रिपरेटरी सेशन में हमारे साथ थे, आदिल अमीन साहब चेयरमैन इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल, थैंक यू वेरी मच, उनकी बड़ी अच्छी वैल्यूएबल इनपुट रही। अनफॉर्चुनेटली इस फाइनल सेशन में वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। आई मस्ट से दिस इज द बिगनिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, ये तो अब एक बहस है, जब तक एक्ट बन नहीं जाता इसके ऊपर मुख्तलिफ ओपिनियन आते चले जाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर हम सब मिल के उन चीज़ों को पाया तकमील तक पहुंचा रहे होंगे। फ्रॉम बिल टू एक्ट का जर्नी जो है उस सारे को हम सारे इंजॉय कर रहे होंगे और विटनेस कर रहे होंगे। बहुत सारी हमारी चीज़ें जो है उनको गवर्नमेंट फंक्शनरीज अपनी लिमिट्स के अंदर रखते हुए एक्सेप्ट कर रहे होंगे, और बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें मतलब उनको कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो करनी पड़ रही होगी। बट ओवरऑल
अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट अंडर दीज प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस। एक अच्छा बजट आ गया, बहुत प्रेशर था, वी ऑल अंडरस्टैंड। हम अपने इदारों के हवाले से अगर देखें तो हम इस वक्त एक फिक्स में है कि आगे क्या होने वाला है और पीछे 3 महीने में हमारे साथ क्या हो गया। तो अंडर ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस वी शुड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट व्हाटएवर इनिशिएटिव दे टुक इन दिस टाइम, और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए आगे बढ़ते हुए मुख्तलिफ इक़दामात के हवाले से। बहुत अच्छी मेंबर्स की पार्टिसिपेशन रही, बहुत शॉर्ट नोटिस था। इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपने इदारे से एक्सपेक्ट करें कि वी वुड बी द फर्स्ट वन टू लेट यू नो और अप्राइज यू अबाउट एनी चेंज। इंशाअल्लाह इंस्टीट्यूट अंडर द डायनामिक लीडरशिप आपके सामने जिस किस्म की चीजों के साथ इफेक्टिवली एफिशिएंटली आ रहा है, अभी इसके बाद डिटेल्ड ओरिएंटेशन के लिए हम 2 से 3 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह एक और टेक्निकल सेशन पोस्ट बजट का करेंगे, और उसके बाद फिर एक ओवरव्यू कमेंट्स के हवाले से उसको भी हम प्लान कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस के हवाले से। तो ये बहुत सारी चीजें जो टैक्स के ऊपर है। आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द ज्वाइनीज ऑफ द डे, और विद दीज कंक्लूडिंग रिमार्क्स थैंक यू वेरी मच। और इसके ऊपर जितनी भी मतलब आप अगर कोई और आपकी क्वेरी वगैरह हो तो मैं अप्रिशिएट करूंगा। टेक्निकल डायरेक्टरेट हमारा जो है उसको आप रेफर कर सकते हैं TSPD के ऊपर, TSPD@ICMA। इंशाल्लाह ये तमाम लोग उस कमेटी के मेंबर हैं, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हमारे। दे विल प्रॉम्प्टली ट्राई टू रिस्पॉन्ड इन देयर बेस्ट कैपेसिटीज। तो बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। विद दिस कमेंट्स नाउ वी विल लीव दिस सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज जी।